बढ़िया सबका हाल समाचार? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मिनट जरा, एक मिनट शुरू करते हैं बस क्लास आप लोगों की, ठीक है। तो आज हमारे पास क्या है, बैच 1 बैच 2 बैच 3 के तीनों बच्चे हैं, ठीक है। तीनों बैच के बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक बार हम देखेंगे कि हमारे पास आईपीयू लीड में हमारे पास क्या है, ठीक है। हमारे पास आईपीयू लीड में 2018 19 20 के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे द मैक्सिमम पॉसिबल वे कि हमारे पास क्या आंसर हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आया बच्चा, इसके हिसाब से बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हमारे पास आने वाले पेपर में 2022 में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी तक जो मैंने पेपर पैटर्न का सारा सिनेरियो देखा है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बहुत ही कम क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वही पूछे गए हैं जो आप लोगों ने टेस्ट में दिए हैं और आप आगे जो टेस्ट में दोगे, ठीक है। तो कृपया करके एक बार सारे अपनी एनर्जी हाई लेवल पे ले जाएं और इसका आंसर भी साथ साथ दें कि इसका आंसर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट बैच ने पढ़ लिया है, सेकंड बैच भी थोड़ा बहुत पढ़ चुका है वो सारी चीजें, और थर्ड बैच के बाद जो भी टॉपिक आते रहे वो भी ट्राई करें कि सबका जवाब दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके जवाब मुझे दोबारा से बताने पड़ रहे हैं, एक बार आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसके बाद मैं दोबारा से सारे सॉल्यूशन कैसे अच्छे से ब्रीफ वे में कैसे हो सकते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो आज के पेपर में पूरे हमारे पास सबसे पहले 2020 का पेपर डिस्कस करूंगा, फिर 19 का, फिर 18 का, ठीक है। तो 3 साल के पेपर डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे हमारे मैकेनिक्स में, स्पेशली आईपीयू लीड में मैकेनिक्स पूछा गया है, ठीक है। लेटर ऑनवर्ड्स उसके बाद भी जो ऑल लीड में जो पेपर में मैकेनिक्स पूछी जाती थी वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आईपीयू लीड में किस तरह की मैकेनिक्स पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चा, पहला सवाल है 2020 का, ठीक है। आईपीयू लीड 2020 मैकेनिक्स, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ आईपीयू लीड 2020, ठीक है। अभी हमारे पास सबसे पहले 2020 का पेपर है, उसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन आईपीयू 2020, ठीक है। एक बार बताओ हमारे सारे विद्यार्थियों जिस लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, that the centroid of a triangle is at a distance dash from the base of the triangle when h is the height of a triangle, ठीक है। हमारे पास क्या होगा centroid of a triangle, बताओ बताओ, कुछ आइडिया, कुछ लग पा रहा है कि हाँ सर ये होगा ये नहीं होगा। हमारे पास सेंट्रोइड क्या होगा, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, दो ट्रायंगल होते हैं, हमने जो बताए थे, जो हमने पढ़े थे, ठीक है। दो ट्रायंगल पढ़े हैं बच्चा, हमने सबसे पहले पढ़ा था एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और एक पढ़ा था हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये दो हमने ट्रायंगल पढ़े थे, ठीक है। अब इस दोनों में क्या होता है, हमें निकालना होता है, ठीक है, कि सेंट्रोइड कैसे निकाले सर, ठीक है। तो सेंट्रोइड निकाला था हमने, ये हमारे पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे बताया था, ये अगर मेरे पास बी है और ये मेरे पास क्या है बच्चा, एच है, ठीक है। तो पेपर में कैसे आता है कि हमारे पास जो सेंट्रोइड है, इसका सेंट्रोइड 90 डिग्री से यहाँ पे बना था, ठीक है, जिसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से b/3 था, ठीक है बच्चा, और यहाँ से y से कितना था, h/3, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं इक्विलर ट्रायंगल की, ठीक है, तो ये मेरे पास इक्विलर ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलर ट्रायंगल में हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट, जो सेंट्रोइड पॉइंट हुआ था वो बना था मीडियन से, तो इन सबका मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो मेरा पॉइंट हो गया, ये हो गया बच्चा मेरा सेंट्रोइड पॉइंट, तो ये हो गया y इज इक्वल टू h/3, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द बेस। बेस का मतलब क्या है बच्चा, कि आपने जो डिस्टेंस लिया वो कहां से लिया, फ्रॉम द बेस, मतलब फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। आपने बेस से किसी वैल्यू को मेजर करा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास आईपीयू लीड 2020 का, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, h/3। सिमिलरली बच्चा अगर इसी क्वेश्चन में अगर इसको मॉडिफाई करते हैं ना, तो आप इसको डिस्टेंस को ऐड करना है फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस। जैसे उसने बेस से पूछा है, लेकिन अब उसने क्या करा है बच्चा, इस ट्रायंगल को थोड़ा शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। इस ट्रायंगल को इसने यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और सेम डिस्टेंस है बच्चा, ठीक है। ये शायद एक बार देखो, ये डिस्टेंस है बच्चा 4, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा कि और ये डिस्टेंस है बच्चा 3, और ये डिस्टेंस है बच्चा 6, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड पॉइंट क्या होगा फ्रॉम दी बेस। अगर मैं y की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ y की बात कर रहा हूं बच्चा, ठीक है। अब बताओ मुझे किसका बेस क्या होगा, ठीक है। अब मैंने अपने जो ट्रायंगल को थोड़ा शिफ्ट कर दिया, ठीक है, y के अलाउंग, ठीक है। यहां से इसको 2 मीटर शिफ्ट कर दिया और इसको y से 4 सेंटीमीटर अप कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड पॉइंट क्या होगा, ठीक है। कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड बैच को पता है ये सारी चीजें, एक बार बताओ क्या होना चाहिए इसका सेंट्रोइड, ठीक है। अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया थोड़ा, 5
क्या 5? 5 ठीक है, सर 5 5, ठीक है, 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 5 इज करेक्ट आंसर है। अब ये कैसे आया सर? ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका सेंट्रोइड पॉइंट निकाला बच्चा, तो ये होगा मेरा सेंट्रोइड पॉइंट। ठीक है, तो y से मेरी दूरी कितनी हो गई? 4 प्लस में, ठीक है, h/3। ठीक है, h था मेरा 3, तो 4 प्लस में 3/3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया बच्चा 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, जो भी हमारे पास क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसी सवाल के पेपर में आते हैं, कोई भी नॉन फिगर दी होती है और उसका सेंट्रोइड पॉइंट निकालना होता है। जो बात आपको याद रखनी है कि हमेशा जो डिस्टेंस होता है ना, वो रेफरेंस एक्सिस से लिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो रेफरेंस एक्सिस से लिया जा रहा है तो आपको ध्यान से देखना है कि वो ओरिजिन पे रखा है या फिर इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक से फर्स्ट बैच में हो गया। एक बार ट्राई करो फर्स्ट बैच वालों की क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, द यूनिट ऑफ द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या यूनिट होगा? मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। हाँ बताओ रोशनी। m की पावर 4। बहुत बढ़िया, ठीक है, बी। ठीक है, ठीक है, डी इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट के बारे में। ठीक है, तो हम जब भी अभी जो सेकंड और थर्ड बैच वाले उसमें नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है फर्स्ट बैच में हो गया है। लेकिन एक बार देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चा हमारे पास। ठीक है, जो भी हमारे पास फोर्स है इनटू में, ठीक है, सॉरी, जो भी हमारे पास एरिया या फिर उसका जो मास है, ठीक है, इनटू में क्या होता है, जो भी हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका हम क्या करते हैं बच्चा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। मैंने बताया था इसको सेकंड मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब आप मूवमेंट ऑफ फोर्स को दूसरी बार निकाल रहे हो तो हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी यूनिट देखें, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ बच्चा? मास दिया हुआ है। मास दिया हुआ मतलब मास का क्या होगा? केजी, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर। लेकिन सर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चा अगर मैं बात करूं सिर्फ 2D फिगर्स की, मतलब सिर्फ और सिर्फ लैमिना की बात करूं, ठीक है, लैमिना में मेरा क्या होगा बच्चा? एरिया होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तब बताओ मुझे क्या होगा इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? when we have a just area of the figure, how we can find the movement of the inertia? ठीक है, तब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा विद्यार्थियों? अगर मैं सिर्फ एरिया की बात करूं, अभी क्या है, इस बॉडी का मास है, ठीक है, मतलब हमारे पास जो फिगर है वो 3D बॉडी है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही आपको 2D फिगर दूं, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, अब उस मेरा आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? सर सी ऑप्शन। सर सी। सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, सेम होगा बच्चा एम आई इज इक्वल टू में अब क्या हो जाएगा? एरिया इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया के हमारे पास यूनिट होगा बच्चा मीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा मीटर की पावर में 4। ठीक है, सो m की पावर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको देखना है कि उसने क्या दिया हुआ है। ठीक है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है या एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट ये भी है और इसका यूनिट ये भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसने पूछा क्या। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन सब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है इसलिए कम टाइम लग रहा है। ठीक है, नाउ ठीक है, वॉल्यूम इज बेस्ट गिवन बाय। ठीक है, हमने वॉल्यूम का एक रिलेशन पढ़ा होगा छोटी क्लास में या फिर फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, सो वॉल्यूम इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हमने वॉल्यूम का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है इन चारों में से? बताइए क्या होना चाहिए? सर डी। डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, डी हो गया हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? ठीक है, मास अपॉन में डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चा? एक क्वांटिटी हो गई। अच्छा मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, बहुत स्केलर क्वांटिटी है। ये भी पेपर में पूछा गया है, बाद में आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यही ले लिया कि वॉल्यूम जो होता है बच्चा वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, मास अपॉन में डेंसिटी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन थे, ये आईपीयू 2020 में आए गए हैं, पूरे पहले के पहले 25 क्वेश्चन ले लूंगा मैं। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज इक्वल ईच ऑफ द फोर्सेस इफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये तो सबने कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कृपया करके बताएं। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज इक्वल टू ईच फोर्स, मतलब जो रिजल्टेंट है वो बराबर है फोर्स के। ठीक है, तो उनके बीच सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, 90 और 120। ठीक है 120। अब एक 120 है, एक 90 आया है। देखो भाई क्या होगा, दो आंसर कैसे सकते हैं अगर हमारे पास एक सही जवाब है तो?
सही है। लेकिन हमारे पास कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो कैसा कौन सा एंगल होगा कि हमारे जो रिजल्टेंट है वो एफ के बराबर हो जाए? सर 90 होगा। 90 होगा। तो वाह भाई वाह, क्या हुआ। ठीक है, चलो एक बार मैं, ठीक है, दोनों की संतुष्टि के लिए आप लोग भी चेक करो, एक बार 90 लेके देखो, ठीक है, और एक बार 120 लेके देखो। ठीक है, सबसे पहले मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ कि रिजल्टेंट होता क्या है भाई। ठीक है, F1 square plus F2 square f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, 2 times टू of प्लस F1 में टू F2 F1 F2 बहुत बढ़िया, 2 टाइम्स cos ऑफ theta cos थीटा। ठीक है, अब इस cos फॉर्मूले में एक बार इसको 90 पुट करके देखो और 120 पुट करके देखो क्या आ रहा है। 90 में तो वो 0 हो जाएगा। फोर्स इक्वल है आपकी, जो द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल, मतलब F1 और F2 क्या है, बराबर है एक तरीके से। ठीक है, अब बताइए, ठीक है, क्या होना चाहिए। अगर मैं इस थीटा को 90 पुट कर दूं, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू होती है 0। ठीक है, हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर। ठीक है, दैट इज, ठीक है, 2F टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर। ठीक है, मतलब रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ। क्या रिजल्टेंट एफ के बराबर आ रहा है? नो सर। सर ठीक है, 120 है, ठीक है, 120। तो 90 नहीं होगा भाई, 120 आंसर करेक्ट है। cos 120 की वैल्यू पुट करके देखो, ठीक है, आ जाएगा इससे आंसर। ठीक है, सो cos 20 इज द, मतलब थीटा की वैल्यू होगी 120 होगी। ठीक है, तो कृपया करके ऐसे फंसे ना क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो। अब 120 की वैल्यू डालोगे तो इसमें आराम से कोई cos 120 की वैल्यू बताना क्या होती है? -1/2 माइनस, -1/2। ठीक है, -1/2। क्लियर है ना कि माइनस क्यों है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना कि माइनस क्यों है। तो ये सारी चीजें क्लियर रखा करो कि ट्रिग्नोमेट्री में कॉस की कौन सी वैल्यू में माइनस आता है, कौन सी वैल्यू में प्लस आता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को डालोगे ना तो आपके पास आराम से आ जाएगा 2f स्क्वायर से एक f कट जाएगा और आपके पास जो आंसर होगा वो रिजल्टेंट की वैल्यू f आ जाएगा। ठीक है, एट 120 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 120 पे हमें ये मिलेगा। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक बार चेक करें, जिनका गलत है, जिसका गलत है वो कृपया करके थोड़ा मार्क कर ले। इस क्वेश्चन को सारे लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपके उस पर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसके पास सॉल्यूशन होना चाहिए सारा। ठीक है, तो हेलो सर। सर इसमें एक है ना क्वेश्चन आया था सर, जिसमें नहीं से वो इसका नहीं है, दूसरे का है, प्रोजेक्ट एल का था। की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है, इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल देन इट इज नोन एज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमारे पास एक, हमने एक सबसे पहले रिजिड बॉडी का डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, दैट अ बॉडी, ठीक है, व्हिच डज नॉट चेंजेस इट्स शेप एंड साइज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, दैट बॉडी इज नोन एज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो दो बातें हैं जो इस बॉडी पे ध्यान रखनी है कि पहले हमारे पास मान लो एक बॉडी है, बहुत बढ़िया सुंदर अच्छी खासी, दो पॉइंट है बच्चा हमारे पास, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, अब रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या होगा बच्चा, हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी तो कभी डिफॉर्म करेगी नहीं। तो अगर ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो हमेशा इस बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चा, डी ही होगा। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट भी होंगे। ठीक है, और हमेशा जो रिलेटिव मोशन है, ठीक है, वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा मान लो रिजिड बॉडी घूम रही है, ठीक है, मतलब इस बॉडी को मैंने फोर्स के थ्रू मूव करा दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे भी सेम वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे भी सेम वेलोसिटी है। जैसे मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है। ठीक है, हमें पूछा कि दोनों के बीच रिलेटिव मोशन कितना हुआ। ठीक है, तो 0 हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है बच्चा, ये इसे कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चा, रिजिड बॉडी होगा। कृपया करके इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, रिजिड बॉडी में जो मैंने लिखवाया था, एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है। ठीक है, द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस इज IG, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस रिलेटेड टू। फर्स्ट बैच के बच्चे कृपया करके ध्यान दो, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, बेस्ड अपॉन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, IPU लीड 2020 ये पूछा गया सवाल है, बेस्ड अपॉन दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, चैप्टर नंबर लास्ट है बिल्कुल। ठीक है, उसका टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बताओ क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट बैच वाले बताओ क्या होगा इसका आंसर। करा रखा है मैंने,
The mass movement of inertia about its central axis is Ig. Its movement of inertia about any parallel axis is related to. ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, हमेशा एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, Ig, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ये बच्चा मेरे पास एक पैरेलल एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, बताइए, ठीक है। इस बॉडी के पास क्या है, एरिया है जिसका नाम है A, ठीक है। A body having an area A having a perpendicular distance that is known as D, ठीक है। मुझे इस एक्सिस के along that is moment of inertia along this axis निकालना है, ठीक है। तो बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? फर्स्ट बैच वालों बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई बच्चा कुछ जोड़ना चाहेगा इसमें? सॉरी, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का मास है, एरिया नहीं है। एक बार क्लियर करो क्या होगा, ठीक है, एम ए होगा या ए होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये होता है बच्चा हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास किसी भी एक सेंट्रल एक्सिस पे हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस पे, ठीक है। इसे कहते हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चैप्टर बैच 1 में हो गया, बैच 2 और 3 में भी होना है, ठीक है। लेकिन एक बार सुनो ध्यान से कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है बच्चा, इस सेंट्रल एक्सिस पे हमारे पास जो इनर्शिया वो गिवन है दैट इज नोन एज Ig, ठीक है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस दैट इज पैरेलल विद द Ig, जो सेंट्रल एक्सिस से पैरेलल है हमारे पास, ठीक है। अब इन के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा, d इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने लिखवाया था, इसका प्रूफ भी करवाया था मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पैरेलल एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है वो क्या निकलता है बच्चा, जिस एक्सिस के अलोंग आपको गिवन है इनर्शिया वो दैट इज Ig प्लस में अब बॉडी का मास दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो बच्चा बॉडी का क्या दिया हुआ है, मास, ठीक है। तो ये क्या होगा, मास इंटू में, अब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इंटू में d का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा बच्चा हमारे पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन द एक्सिस इज पैरेलल दैट इज Ig प्लस में m टाइम्स ऑफ d स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, B होगा, ठीक है, A नहीं होगा, ठीक है। A कब होता, A तब होता जब वो पूछता, ठीक है, जब उसने दिया होता एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जब वो एरिया की बात करता, मतलब 2D फिगर की बात करता, ठीक है, तब हम कहते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज इनर्शिया अलोंग m एक्सिस, ठीक है, दैट इज Ig, हमें सेंट्रल एक्सिस का पता है, प्लस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अब क्या हो जाएगा बच्चा, एरिया इनटू में, क्योंकि हमारे पास 2D फिगर्स है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में ध्यान रखना है हमारे पास कि वो क्या पूछ रहा है, वो मास पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। मास पूछ रहा है तो हमारे पास, ठीक है, सब कुछ m से रिलेटेड होगा, kg मीटर पर सेकंड, kg से रिलेटेड होगा। अगर वो एरिया की बात कर रहा है तो A से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, B आ गया, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी को डाउट है? सेकंड थर्ड में तो हुआ नहीं, फर्स्ट बैच वालों को क्लियर होने चाहिए ये चीज, बताया करो, बिना बताए कैसे काम चलेगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डी, हाँ क्या कह रहे हो सर, डी है ना? डी है, ठीक है, डी है, ठीक है, डी है भाई, बी नहीं है, ठीक है। लिखा हमने बिल्कुल सही है, वहां जरा, ठीक है, मार्क करने में थोड़ी गलती हो गई है, पेपर में आप लोगों से भी गलती हो सकती है कि आपने लिख तो ठीक लिया लेकिन मार्क गलत कर दिया। रिसेंटली क्या हुआ कि अभी एक मित्र है हमारे, उनका गेट का एग्जाम हुआ, ठीक है। तो उनके गेट के एग्जामिनेशन में एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आया, एप्टीट्यूड क्वेश्चन में उन्होंने सब कुछ सही निकाला, ठीक है, लेकिन एप्टीट्यूड क्वेश्चन था तो जो बेस स्पीड थी दैट इज 2200, ठीक है, 2200 माइनस में 800 करना था, ठीक है, लेकिन उसने इस बेस स्पीड से माइनस नहीं करी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड लिख दी 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली वो दिखा नहीं उसको कि बेस स्पीड 2200 दे रखा है और हमें कुछ स्पीड निकालनी थी, एप्टीट्यूड क्वेश्चन था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ बच्चा कि उसने सब कुछ सही निकाला, ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि उसको 2 मार्क्स भी नहीं मिले, ठीक है, और 2/3 मार्क्स कट भी गए, ठीक है। तो इस मार्क्स की वजह से काफी डिफरेंस आ गया उसकी रैंक में, ठीक है, अराउंड 250 बच्चे उससे आगे निकल गए, ठीक है, क्योंकि उस आता था लेकिन उसने ध्यान से पढ़ा नहीं, ठीक है, और उसकी वजह से उसकी जो रैंक थी कम से कम 250 रैंक पीछे हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, कि आप जब मार्क कर रहे हैं तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, ठीक है, कि आप मार्क कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं, ठीक है। जैसे मुझसे गलती हो गई तो आप लोगों से भी हो सकती है, ठीक है, तो हो जाती है, ये सारी गलतियां होती रहती है। तो पेपर में सारी गलतियां ना हो इसके लिए टेस्ट सीरीज दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेंट्रॉइड पे बेस्ड है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बैच 1 बैच 2 दोनों देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन? डी वाला है, और सर डी है। ठीक है डी है, शाबाश, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चे, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, डी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसकी हमारे पास लेंथ दे रखी है बच्चा 12 और हमारे पास ये दे रखा है बच्चा हाइट 3 मीटर, ठीक है। तो कभी भी हमें सेंट्रॉइड निकालना होता है तो क्या करना होता है, हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिफाइन कर दिया, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ये हो गया बच्चा हमारे पास सेंट्रॉइड पॉइंट, ठीक है। अब सर इस सेंट्रॉइड पॉइंट को निकाले कैसे, अब इसने कुछ नहीं दे रखा, मतलब जो रेफरेंस लेंगे वो कहां से लेंगे, ओरिजिन से। तो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चा, एक्सिस ऑफ रेफरेंस हो गया एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये दूरी कितनी होगी बच्चा, दैट इज एक्स, दैट इज 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6, और हमारे पास ये डिस्टेंस हो गया बच्चा y, दैट इज 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.5, ठीक है। सो द सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 6,1.5, ठीक है। तो ऐसे आ सकता है, ठीक है, ऐसे डिफरेंट कोई पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर तो भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, सर्कल भी हो सकता है, ठीक है, और क्वाड्रेंट भी हो सकता है, सेमी सर्कल भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। 2021 में पैराबोला भी आया था, ठीक है, तो पैराबोला भी डिस्कस करूंगा कि पैराबोला का सेंट्रल पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑनवर्ड्स, ठीक है। लेकिन दीज आर द कॉमन शेप जिसका आपको सेंट्रॉइड पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है वो इसी से होते हैं। इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर ये भी कहीं शिफ्टेड होता तो आपको वो चीज ऐड करनी पड़ती, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि एक्सिस ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो एक्सिस ऑफ रेफरेंस ही मेजर किया जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, दोबारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, बेस्ड अपॉन द सेंट्रॉइड एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन है, बेस्ड अपॉन द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of an area about x axis and y axis is ix and iy, its polar moment of inertia, इसका polar moment of inertia निकालना है, ठीक है। अगर थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमें निकालना है बच्चा, ठीक है, दैट इज iz, ठीक है, कि हमें दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, i के अलोंग और y के अलोंग, ठीक है। मुझे निकालना है बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस, ठीक है। तो ये फर्स्ट बैच वाले बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा इसका, बता दो सर ए, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। ये बच्चा क्वेश्चन जो था ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पे बेस्ड था, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में कहा था कि हमारे पास अगर दो एक्सिस के बीच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मैं किसी थर्ड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास यार मान लो ये एरिया हुआ, ठीक है, दैट इज ए, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। Ix का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, Iy का दे रखा है, तो Iz के अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, दैट इज Ix प्लस में, ठीक है। सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है, इसको हमने प्रूफ किया था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से। बस एक बात और नोट करना बच्चा कि इसे कहते हैं बच्चा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दैट इज नोन एज अ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेल नोन फैक्ट है, इसका एक डेरिवेशन भी होता है जो मैंने कराया था फर्स्ट बैच में, बाकी जब सेकंड और थर्ड बैच में होगा तो कराएंगे लिटरली, ठीक है। चलो नाउ आसान क्वेश्चन है, लॉज ऑफ मोशन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ये भी आईपीयू के 2020 में आया गया है। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर, द टाइम रिक्वायर्ड इज, कितना समय चाहिए होगा इस गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल दैट इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकंड। सारे कृपया करके पेन निकाल लीजिए और इसका आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो कमेंट 6 सेकंड, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 सेकंड आ गया है, गौतम का आंसर आया है। और बच्चे भाई और क्या कर रहे हैं, ठीक है, 35-40 बच्चे हैं, क्या कर रहे हो भाई, एक ही जवाब दे रहा है खाली गौतम, ठीक है। ऐसे कैसे चलेगा, खाली उसी को पेपर थोड़े ना देना है, आप लोगों को पेपर देना है, बताओ क्या होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 90 मीटर, यस सर 6 सेकंड, हमें बताना है कि कितना समय लगेगा, ठीक है। 6 सेकंड, बहुत बढ़िया। कोमल श्रीवास्तव का आंसर आ गया, प्रशांत शर्मा का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो हमें कितना समय लगेगा इसको रोकने में, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ मान लो इसकी वेलोसिटी है बच्चा, दैट इज u इज इक्वल टू में 30 मीटर पर सेकंड, जब वो रुक जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। मतलब हमारे पास जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। सो v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ as, ठीक है। v स्क्वायर दिया हुआ हमारे पास 0, u स्क्वायर दिया हुआ हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
2 टाइम्स ऑफ ए दिया हुआ बच्चा मेरे पास 90 मीटर, मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। इसको वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल टू में u प्लस में at, ठीक है। अब यहाँ से वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। इसको यहाँ लिया आओ, माइनस में 30 इज इक्वल टू में एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस में 900 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 90 अपॉन में a, ठीक है। ये 100 से कट गया, ठीक है, 250, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब माइनस है मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स लगी है, ठीक है। अब ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 0 माइनस में 30, ठीक है, अपॉन में सर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड माइनस। अच्छा ठीक है, 5 आ रहा है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, 5 आ रहा है भाई, ठीक है। माइनर कैलकुलेशन, ठीक है, थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बच्चा, ठीक है। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई 30 अपॉन में 5 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इससे कर लिया। एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर में, इससे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सबने ऐसे ही किया इसको, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है इस सवाल में? होनी तो चाहिए नहीं वैसे, ठीक है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। पंखा बंद होने की वजह से काफी गर्मी लग रही है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है बच्चा, हमारे पास जो मोशन है वो लीनियर है, एक ही डायरेक्शन का मोशन है, ठीक है। इसको देखे घबराए नहीं, ठीक है। आईपीयू 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ लीनियर मोशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय s इज इक्वल टू में 3t माइनस में s, वेयर s इज मीटर एंड t इज इन सेकंड। मतलब ये जो बच्चा ऐसे, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 1 सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट बैच वाले, सेकंड बैच वाले आंसर दें इसका, थर्ड बैच वाले भी दे सकते हैं वैसे। सर सी। सी, रोशनी का सी आया। और भाई एक बार सारे कमेंट सेक्शन में जो जवाब है वो दे दे, ठीक है, कि क्या आंसर आ सकता है इसका। सी आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड, और भी आ रहा है क्या? 18 मीटर पर सेकंड भी आ रहा है किसी का, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रशांत, रोशनी, शाबाश, तन्वी, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। 3 लोग 4 लोग आ गए हमारे पास, ठीक है। आलम अंसारी का भी आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चा, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, ठीक है, लीनियर मोशन से, ठीक है। पूछता क्या है, ठीक है, मोहम्मद आरिश का भी आ गया, सागर वत्स का भी आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश सागर, शाबाश शाबाश, ठीक है, शाबाश जीसीसी के शेरों, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चा, हाँ बहुत बढ़िया, श्रुति, मोहम्मद, बहुत बढ़िया, मोहम्मद फैज का भी आ गया। हमारे पास s की वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ टी क्यू माइनस में 1, ठीक है। हमें पूछा बच्चा वेलोसिटी निकालना है, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसका डेरिवेट करना है, दैट इज ds by dt, ठीक है। और फिर हमें क्या मिल जाएगा? इसको वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि हमारा डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। हमने क्या कर दिया बच्चा? डेरिवेट कर दिया d ओवर में dt ओवर में 3t क्यूब माइनस में 1, ठीक है। हमने इसको डेरिवेट कर दिया, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, t की क्यूब का डेरिवेटिव दैट इज 3t स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, v की वैल्यू पूछी है 1 सेकंड पे, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ 3 इनटू में 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 9 मीटर पर सेकंड वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज, ठीक है। अब ऐसे ही क्या पूछ सकता है बच्चा? आपके पास ये टर्म आ गया 3t स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 9t स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चा? वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ऐसे क्या पूछ सकता है बच्चा? आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है, ठीक है, कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा 3 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, आएगा भी वो सवाल, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? दोबारा डेरिवेट कर देंगे। dv by dt कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोबारा हमारे पास एक्सेलरेशन की रिलेशन आ जाएगा। फिर आपको जो भी टाइम रखना है, ठीक है, वो आप पुट कर दो, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, दैट हैज बीन आस्क्ड इन दी आईपीयू लीड फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ लॉज ऑफ मोशन, जो लॉज ऑफ मोशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए? इसको डेरिवेट कैसे करें, ठीक है। एक सिंपल चीज है, जब मैं किसी को डिस्प्लेस करता हूं, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं डेरिवेट करूंगा तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को डेरिवेट करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या बच्चा? एक्सेलरेशन, ठीक है। इस क्रम में जा रहा हूं मैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? डेरिवेट मारना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसके अपोजिट जाना है बच्चा, ठीक है, तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब अगर मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मुझे वेलोसिटी निकालना है,
इंटीग्रेट करो। वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इंटीग्रेट करो, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पेपर में डेरिवेटिव तक आएगा, इंटीग्रेशन तक नहीं आएगा, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है, कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक शुड बी यूज्ड टू कन्वर्ट एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी। अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सारे दे देंगे इसका जवाब, तो कृपया करके सारे इसका आंसर देना, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में दे देना सारे, ठीक है, क्योंकि बोलोगे तो फिर थोड़ा हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, सारे जवाब दो, ठीक है। 35 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है, 35 के 35। तो मोहन श्रीवास्तव आ गया, आर्यन झा आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, रोशनी मिश्रा, प्रवीण, मोहम्मद फैज, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, श्रुति, गौतम, स्नेहा कुमारी, बहुत बढ़िया, सबके बी आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बी। अर्जुन का आ गया, हार्दिक का आ गया, गौरव का आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, मनविंदर का भी आ गया, विजेंद्र का भी आ गया, सारे हमारे होनहार बच्चे, ठीक है, सभी का आ गया, भानु प्रताप, सबका आंसर बी आ रहा है, ठीक है। दैट इज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है द फोर्सेस व्हिच डू नॉट मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। तो हमें पता है बच्चा कि जो फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट करती है उसे कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। तो जो उस पॉइंट पे मीट ना करे उसे कहेंगे हम नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो ये सारी बातें लगा सकते हैं हम जनरल नॉलेज का उपयोग करके, ठीक है। तो इसे कहते हैं बच्चा नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन द सेम लाइन, ठीक है, सेम प्लेन। मतलब हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, एंड लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम प्लेन पे भी लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स सिस्टम की दो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, दैट इज कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, ठीक है। दो पढ़े थे हमने, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था व्हेन द फोर्सेस हैविंग, जब जितने भी फोर्सेस हैं वो सिर्फ एक प्लेन पर लाई करते हैं तो उसे कहते हैं कोप्लेनर। और जब फोर्सेस या फिर उनके लाइन ऑफ एक्शन अदर प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा प्लेन पर लाई करते हैं उसे कहते हैं नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो यहाँ भी जो भावार्थ है, जो क्वेश्चन है वो यही पूछना चाह रहा है कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो एक से ज्यादा प्लेन पे हैं, ठीक है। तो जब प्लेन बढ़ जाते हैं तो उसे कहते हैं हम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे हम इसका आंसर कर सकते हैं, दैट इज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। चलिए शाबाश सबका, आई थिंक सबका आंसर सबका बिल्कुल ठीक आया है, तो सबको बहुत बहुत शाबाशी। अब आया द मूवमेंट ऑफ द एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ अ सर्कल अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेंट्रोइडल एक्सिस पे, ठीक है। तो फर्स्ट बैच वालों बताओ क्या होगा, बहुत बढ़िया, गौतम कुमार का आ गया डी, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, रोशनी का भी आ गया, बहुत बढ़िया रोशनी, शाबाश, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब सेंट्रोइडल एक्सिस का मतलब क्या होता है बच्चा, सेंट्रोइडल एक्सिस का मतलब होता है जहां पे उसका सीजी लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा, मेरे पास सीजी, ठीक है, ये मेरे पास x और ये मेरे पास y, ठीक है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस पे हमें क्या निकालना है बच्चा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। याद करने वाला है, सिंपल सा है। तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, दैट इज पाई d की पावर 4 अपॉन में, ठीक है, यही होता है हमारे ख्याल से, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये होता है कि सेंट्रोइडल एक्सिस से पूछा जा रहा है, अगर किसी और एक्सिस से पूछता, ठीक है, तो आपको पैरेलल एक्सिस का यूज करना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है, किसी एक्सिस पे कर रहा है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। हमने निकाल रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 IPU 2020, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू, इसका आंसर बताओ। ए ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मोहन श्रीवास्तव, रोशनी मिश्रा, ठीक है। Impulse is defined as, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन नन ऑफ द अबव, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी उसको पता होगा, ठीक है, कि इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, सबका आ गया ए ऑप्शन। इम्पल्स क्या होता है हमारे पास, ठीक है, एक छोटा सा फोर्स, मतलब हमने फोर्स एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लगाया, उसे कहते हैं बच्चा इम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ठीक है, हमारे पास ये आ गया, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। सेकंड लॉज ऑफ मोशन से हमें पता है F इज इक्वल टू में ma, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है बच्चा, हमारे पास आता है इम्पल्स की वैल्यू, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्स क्या होती है, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। हमने निकाला था कि जो हमारी इम्पल्स आई थी, ठीक है, वो क्या आई थी, मास इनटू में v माइनस में, ठीक है। सो हमारे पास ये क्या हो गया बच्चा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, हो जाना चाहिए सबसे। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ थ्योरम,
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस अपॉन अ बॉडी। सी, बहुत बढ़िया, सी बहुत बढ़िया। रोशनी, आर्यन, और भाई बताओ क्या होता है? मनीषा कुमारी बिल्कुल ठीक, कोमल श्रीवास्तव सी, बहुत बढ़िया, ठीक है। भरत कुमार भी सी, ठीक है, शाबाश भाई शाबाश। भानु, हार्दिक, श्रुति बहुत बढ़िया, अर्जुन शर्मा बहुत बढ़िया, शाबाश बता, शाबाश, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहती थी? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमारे पास यही कहती थी, ठीक है, कि हमारे पास क्या है? फोर्सेस है, ठीक है। तो उसके जो फोर्सेस के जो इफेक्ट होंगे वो सेम होंगे, उनका जो इफेक्ट होगा, ठीक है, वो सेम होगा। कब? जब वो सेम मैग्नीट्यूड के हो, सेम डायरेक्शन के हो, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो क्या है? उसी के डायरेक्शन में हो, तो हम उस फोर्स को किसी भी पॉइंट पे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फोर्स मेरा यहाँ लग रहा है, तो उसको मैं उसी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो जो लाइन ऑफ एक्शन पे सभी फोर्सेस की जो वैल्यू होती है, उसका जो इफेक्ट होता है वो बच्चा बराबर होता है, ठीक है। सो हमने ट्रांसमिसिबिलिटी थ्योरम से यही देखा था दैट द अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस अपॉन अ बॉडी इज सेम, ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। अगर कोई भी फोर्स लाइन ऑफ एक्शन पे है तो उसका जो इफेक्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ थ्योरम्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन है, ठीक है, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर, ठीक है। ये एक बार बताओ क्या होना चाहिए? आई थिंक ये किसी में डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी, बैच 2 बैच 3, ठीक है। सर डी। डी या बी? सर बी। बी, ऑप्शन बी। बी, सर बी। बी, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, शाबाश। अच्छा बैच 1 वाले बताना, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल बताया था मैंने बैच में? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, ठीक है। तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? ठीक है, जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता था दैट इज एफ इज इक्वल टू में एम ए, ठीक है। ये क्या होता है बच्चा? हमारे पास इक्वेशन होती है व्हेन द बॉडी इज मूविंग, ठीक है, मतलब काइनेमेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि हम इस बॉडी को रेस्ट पे ले आए, ठीक है। तो सर क्या करें बॉडी को रेस्ट पे लाने के लिए? मतलब उस पे जो फोर्सेस लग रहा है उसको करो बच्चा जीरो करो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसको पीछे की तरफ ले आते हैं, दैट इज एफ माइनस में एम ए, ठीक है, इक्वल टू में जीरो, ठीक है। और इसको अच्छे से कैसे लिखते हैं बच्चा? एफ प्लस माइनस टाइम ऑफ एफ, ठीक है। तो सर ये माइनस आया, ये क्या आया? ठीक है, मतलब अब अगर मैं फोर्स लगाऊं किसी बॉडी पे, ठीक है, जैसे मान लो इस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पे, ठीक है, लेकिन और बॉडी कर रही है बच्चा, मूव कर रही है, मुझे इसको रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इस सिस्टम से बाहर एक फोर्स लगाना पड़ेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम ए। एम ए का जो नेगेटिव साइन है बच्चा वो इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करो बच्चा? आप फोर्स लगाओ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाए? आपका जो आपकी जो ब्लॉक की जो पोजीशन है वो रुक जाए, ठीक है। मतलब जो भी आपका डायनेमिक इक्वेशन है, काइनेटिक इक्वेशन, वो स्टैटिक में आ जाए, ठीक है। कोई भी चीज मूव कर रही है वो रुक जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा? एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया दैट इज एम ए, ठीक है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए मैंने माइनस एम ए कर दिया, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स था एक्टिंग ऑन दी बॉडी, नेट मूवमेंट ऑन दी बॉडी वो जीरो हो गई, ठीक है। इसे हम कहते हैं बच्चा इनर्शियल फोर्स, ठीक है। इसका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कि हम डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। सेम हमने जो सेकंड लॉ में पढ़ा बस उसको अपोजिट कर दिया, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ बच्चा? हमने एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर ली, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर हुआ वो क्या हुआ? दैट इज डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल इज यूज्ड टू रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स इनटू स्टैटिक, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। जब आप देखोगे ना ये तीनों सवाल, ठीक है, ये तीनों, तो ये तीनों में कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, तो हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं वैसे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक और फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा, बैच 1 बैच 2 बैच 3, तीनों बताओ क्या होगा? द रेशियो ऑफ द स्टैटिक टू डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या नन ऑफ दीज? ग्रेटर देन 1, सी। रोशनी का आ गया सी, बहुत बढ़िया। ग्रेटर देन 1। एज आर्यन झा, बहुत बढ़िया। तन्वी का भी आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या होता है? आलम अंसारी, भारत कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? फ्रिक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है बच्चा, आप लोगों ने पढ़ा ही है, दैट इज स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। तन्वी, श्रुति, सबका सी आ रहा है भाई, ठीक है।
ठीक है, ये क्या हो गया, स्टैटिक और डायनेमिक हो गया हमारे पास। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ दी स्टैटिक टू डायनेमिक क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता था कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू एस से, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के से। ठीक है, अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो हमेशा ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होता है तो हमें उसको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू अगर बॉडी पहले से मूव कर रही है। ठीक है, तो हमने देखा था कि म्यू एस की वैल्यू क्या होती है बच्चा, ज्यादा होती है म्यू के से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, दैट इज म्यू एस, म्यू के को इधर लिया और नीचे, सो म्यू के। ठीक है, सो दैट इज ग्रेटर देन। ठीक है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, स्टैटिक रेशियो ऑफ द स्टैटिक टू काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, सबके आई थिंक सही जवाब है। ठीक है, नाउ ठीक है, मूवमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है, सपोर्ट एंड लोडिंग, दैट हिंज सपोर्ट हैज अ रिएक्शन। डी, प्रवीण जी कह रहे हैं डी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और क्या कह सकते हैं बताओ। ठीक है, हिंज सपोर्ट का मतलब कि उसको मैं किससे रिप्लेस करूं, मैंने बताया था टेबल के थ्रू। ठीक है, कि अगर मान लो क्या है बच्चा, मेरे पास एक हिंज सपोर्ट है, ठीक है, तो उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, इस पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी। ठीक है, बैच 1 बैच 2 बैच सब में बता दिया था मैंने। मनीषा कुमारी भी डी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है सर डी। ठीक है, डी बहुत बढ़िया। 3 सपोर्ट बताए थे मैंने। ठीक है, रोलर सपोर्ट बताया था, हिंज सपोर्ट बताया था और वर्टिकल सपोर्ट बताया था। ठीक है, जब बात करता हूं मैं रोलर सपोर्ट की, तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है कि जब हम उसको रिजॉल्व करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं बात करता हूँ हिंज सपोर्ट की, तो जब हिंज सपोर्ट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बच्चा, एक वर्टिकल फोर्स लगाते हैं और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, मतलब रिएक्शन लगता है। ठीक है, दैट इज रिएक्शन इन ए वर्टिकल डायरेक्शन एंड रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिमिलरली अगर बच्चा आपके पास जो सपोर्ट हो, ठीक है, वो वर्टिकल हो, तो क्या क्या लगेगा, क्योंकि बच्चा बताएगा। अगर मेरे पास सपोर्ट जो है वो फिक्स सपोर्ट हो ऐसे, तो क्या लगेगा, मूवमेंट ऐड हो जाएगा। मूवमेंट ऐड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे वर्टिकल रिएक्शन भी लगाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी लगाना पड़ेगा और एक मूवमेंट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी कहानी थी सपोर्ट्स की। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या पूछा है, हिंज सपोर्ट। तो जब मैं हिंज सपोर्ट को रिप्लेस करता हूं तो क्या आता है बच्चा, हमारे पास रिएक्शन होती है इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो एक बेस इसके सवाल में एक सवाल भी कराया था मैंने। ठीक है, जिसमें हमने रिएक्शन को सॉल्व कराया था, फिर मूवमेंट निकाला था। ठीक है, now next question is that if a body is in equilibrium it is concluded that, बहुत बार बताया गया है लेकिन आप बताइए कि क्या होगा। ठीक है, if a body is in equilibrium that it is concluded that no force is acting on that, D. resultant is zero, D. body about any point is zero, both B and C। ठीक है, बहुत बढ़िया, डी डी डी। ठीक है, सबके डी आ रहे हैं, मनीषा कुमारी, सागर, वत्सुति, भरत, मनविंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट कि हमारे पास नो रिजल्ट, ठीक है, नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कि हमारे पास कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग नहीं करता किसी बॉडी पे। ठीक है, मतलब सर अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगी तो हमारे पास कोई भी ऐसा फोर्स नहीं होगा जो उसको अनबैलेंस कर दे। ठीक है, मतलब सर हमारे पास कोई भी अनबैलेंसिस फोर्स नहीं लगेगी बॉडी। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या था सर इस पे, ठीक है, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, एक लिखवाई थी समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू में 0 एंड मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज आल्सो 0। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव गॉटन। इससे हमें क्या पता है कि रिजल्टेंट जो होगा वो भी 0 होगा। ठीक है, सो हमारे पास रिजल्टेंट 0 होगा और किसी पॉइंट पे जो मूवमेंट निकालोगे वो भी 0 होगा। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास ये 3 कंडीशन होगी जो हर विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, नाउ ठीक है, अंत में आ गए हैं, 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, एनर्जी इज अ, ठीक है, अब ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। ठीक है, एनर्जी इज डिफाइंड एज सर ए। बहुत बढ़िया। ठीक है, एनर्जी क्या होता है बच्चा, एनर्जी हमारे पास डिफाइंड होता है कि किस रेट से हम काम को कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज पावर इनटू में टाइम। ठीक है, दैट इज डी सॉरी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर, मतलब डीपी बाई डी टी। ठीक है, कि किस रेट से हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चा, एनर्जी होती है, सिंपल है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि इनमें से तो कुछ बचा नहीं, फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क भी नहीं होगी, फोर्स इनटू वर्क। जनरली बच्चे रेट ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको देखो बच्चा, क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसका जवाब तभी देना, फर्स्ट बैच वाले सेकंड बैच वाले, एक बार सबका जो सीजी है ना वो देखना,
Which of the following lamina do not have centroid on its geometrical center? ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सेंट्रोइड पॉइंट आया वो बिल्कुल सेंटर पे लाई कर रहा है, ज्योमेट्रिकली सेंटर, ठीक है, वो सिमेट्री बना के बन रहा है, ठीक है, या फिर किसी को बना के मिल रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें सेंट्रोइड की वैल्यू अलग होती है? सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्यन का आया, श्रुति का आया, आदित्य का आया, भानु प्रताप सिंह, सागर वत्स, रोशनी मिश्रा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबके सबके सही सही जवाब, ठीक है, सबके सही से जवाब देके खुशी होती है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली सेंटर का मतलब क्या होता है बच्चे कि अगर मैं उसको सिमेट्री से काटूं तो हमारे पास क्या हो, एक जो सेंटर हो एकदम यहीं पे लाई करे, तो ये मेरे पास क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, दैट इज सेंट्रोइड वेयर द मीडियंस इंटरसेक्ट, तो ये हमारे पास भी एकदम सेंटर में आया, ठीक है। लेकिन एक हमारे पास ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है वो ज्योमेट्रिकली सेंटर पे लाई नहीं करता, मतलब वो सेंटर से थोड़ा इधर उधर होता है, ठीक है। तो हमारे पास सेंटर क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर होता है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस होती है हमारे पास b/3 और ये होता है बच्चा हमारे पास h/3, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर पे लाइन नहीं करा, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल कैसा हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है यार ये ज्योमेट्रिकली सेंटर क्या है, इसका मतलब तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ते हो ना तो क्रिस्टल क्लियर होती है चीजें। अच्छा सर्कल है, सर्कल में सीजी बिल्कुल मिड पे लाई कर रहा है, ठीक है। इक्वल ट्रायंगल में भी जो सेंटर है अप्रोक्स मिड पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ट्रायंगल है जहां पे जो सेंटर है वो मिड, मतलब जो बेसिकली जो हमारा पॉइंट है उससे बहुत ही अवे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। नाउ ठीक है, एक और क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। द लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व इन द रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। रिकॉइल ऑफ गन में बेसिकली कौन सा लॉ ऑफ मोशन लगता है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका सी आंसर आ गया, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, जो लॉज ऑफ मोशन है वो क्या है, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा था कि जब रिकॉइल ऑफ गन था वो किस पे बेस्ड था बच्चा, वो बेस्ड था न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। मतलब every action has equal and opposite reaction, so whenever a gun is fired, जब भी गन क्या होती है, फायर्ड होती है और बुलेट की वेलोसिटी होती है एक डायरेक्शन में, तो हमारी बंदूक भी थोड़ी सी डायरेक्शन में पीछे आती है, ठीक है। सो वो जो बैकवर्ड मूवमेंट होता है उसे कहते हैं हम रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। सो हमारे पास क्या था, वो बैकवर्ड फोर्स था, वो बैकवर्ड पुश था, वो किसकी वजह से आया, उसको हमने देखा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो हमारे पास रिकॉइल ऑफ द गन इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा कोई मुझे बताओ कि जो रिकॉइल ऑफ द गन है, ठीक है, ये किसका एग्जांपल था, मैंने बताया था क्लास में, ठीक है, दैट रिकॉइल ऑफ द गन इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत बढ़िया, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हमने जो डेरिवेशन थी वो प्रूव करी थी किससे बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके, ठीक है। सो ठीक है, और मोमेंटम आप लोगों ने देखा था जब एक कोलिजन हुआ था, तो आप लोगों ने उसका देखा हुआ कि हमने क्या देखा था, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये एग्जांपल है, ठीक है, उसके बेस पे हमने निकाला, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट व्हिच बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड, बी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बी, ठीक है, ठीक है, बी, शाबाश शाबाश, ठीक है, सबके आगे वही एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो हमने क्या पढ़े थे, दो एंगल पढ़े थे बच्चा, ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमने फ्रिक्शन में दो एंगल पढ़े थे, ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या था हमारे पास, एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन एट व्हिच बॉडी स्टार्ट टेंड्स टू मूव, ठीक है। जैसे हमारे पास एक है, मैं इसको धीरे धीरे उठा रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारी बॉडी नीचे मूव कर जाएगी, ठीक है, तो वो मैक्सिमम एंगल कहते हैं बच्चा हम, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल अल्फा, ठीक है। वो उस पॉइंट के बाद ब्लॉक जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होता है एंगल ऑफ रिपोज, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच कोई रिलेशन भी लिखवाया था, वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच एक रिलेशन लिखवाया था, जब मैंने इसकी डेरिवेशन सॉल्व करी थी तो वो क्या होती थी, tan theta equals to tan phi. वन होते हैं। tan phi. अल्फा इज इक्वल टू में फाई, ठीक है। तो ये हमारे, हमें भी ये भी याद रखना है, ठीक है, कि हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या निकाला, ठीक है। सिमिलरली हमने जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू में tan phi, ठीक है। Yes. तो
ये हमने पहला इक्वेशन और ये हमने दो इक्वेशन पढ़े थे, ठीक है। सिमिलरली इसके बेस पे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, ठीक है, कि अगर म्यू इज इक्वल टू 10 है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 10 ठीक है। तो जब मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, जो एक टेस्ट लिया था अभी हाल फिलहाल में, तो ये तीनों सवाल थे ना वो बच्चा करेक्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमें क्या क्या मिला, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या मिला, एंगल ऑफ रिपोज से क्या मिला, और तीनों से हमें क्या मिला, ठीक है। सो एंगल ऑफ रिपोज इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखने वाली चीज है। बाकी आप लोग पता ही कर लोगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ अलग ही होता है, ठीक है। नाउ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से बेस्ड है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इसको मैंने बताया था, इफ द टू फोर्सेस that is P and Q in which P is greater than Q acting on a same straight line but in the opposite direction, if we have two forces that is P and Q, C आंसर आ रहे हैं सबके, बहुत बढ़िया, P and Q, सर सी। ठीक है, इन दी अपोजिट द रिजल्टेंट वुड बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, शाबाश, सबके सी आए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चा, द रिजल्टेंट वुड बी P माइनस में Q। बेसिकली क्या है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो रिजल्टेंट की जब आप पुट करोगे, दैट इज F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 cos 180 की वैल्यू, ठीक है। cos 180 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कुछ, ठीक है, माइनस आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज P माइनस Q का होल स्क्वायर, अंडर रूट से ये कट गया, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हुई P माइनस में Q। ये ऐसा पॉइंट होता है बच्चा जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, जहां पे क्या मिलता है, हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है रिजल्टेंट की, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलती है, व्हाट इज अ पॉइंट एट विच जीरो पे जीरो डिग्री। cos 0 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मान लो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, 0 हो जाएगी, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चा, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने, जिसमें मैंने रिजल्ट क्वेश्चन दिया था, उसमें रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का आंसर था, लेकिन एक आंसर था जो बिल्कुल इसके अलग था, तो वो वाला मार्क करते थे हम, ठीक है। तो वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कब होगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज P माइनस में Q, ठीक है। और आप पता कर सकते हो कि मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a body moves from a rest with a constant acceleration of 5 मीटर पर सेकंड, हमारे पास एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड इज मोस्ट नियरली। बताइए विद्यार्थियों, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब बता सकते हैं, आई थिंक इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, ठीक है। 6.25 62.5, बहुत बढ़िया, 62 गौतम आ गया, प्रवीण का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 62.5। ठीक है, 62.5 तन्वी का आंसर आ गया, ठीक है। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब रेस्ट से है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। अब बॉडी रेस्ट से चलती है, कॉन्सेंट्रेशन द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बच्चा, 5 सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। हमें निकालना है कि हमारे किसने कितना डिस्टेंस स्क्वायर माइनस में इक्वल टू में 2s, ठीक है। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, v इज इक्वल टू में u प्लस में, एक मिनट, किसी का माइक ऑन है और वो लगातार बोले जा रहा है, तो कृपया करके माइक ऑफ कर लो, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी निकलेगी v इज इक्वल टू इनिशियल हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन है 5 और टाइम कितना है 5, ठीक है, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो मतलब अगर कोई कार शुरू होती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकंड हो गई, जब उसके पास एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का और समय लिया उसने 5 सेकंड का, ठीक है। मैं क्या बता रहा कि भरत 25 का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 625 अपॉन में 10, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 62.5 मीटर, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन दैट हमें पता होना चाहिए कि जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेस्ड अपॉन दैट हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, बॉडी कब रेस्ट पे है, बॉडी कब मोशन पे है, ठीक है, और बेसिकली वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको तीनों इक्वेशन लगानी आती है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है, द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज टू बॉडीज विद मास एंड वेट
प्लेन एरियाज और डेंसिटी। दैट इज आई थिंक दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आईपीयू लीड 2020। ये आईपीयू लीड पूछा गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आईपीयू लीड 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है सर ए। हाँ बहुत बढ़िया, तनवीर ने सबका आंसर आ गया है, श्रुति, मोहम्मद सबका, ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, जब बात करता हूँ ना, मैंने दो बातें बताई, जब बात करता हूँ सेंट्रोइड की और सीजी की, और जब बात करता हूँ मैं सेंट्रोइड की, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब मैंने बात करी थी किसकी बच्चा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो बात करता हूँ किसकी बच्चा, मास की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वेट की बात करता हूँ, ठीक है। अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट विच द एंटायर वेट और दी मास इज सपोज टू बी एक्टेड, ठीक है, जहां पे पूरा का पूरा वजन या फिर मास आपका एक्ट करे, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जब मैंने बात की थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड इज अ पॉइंट वेयर द एंटायर एरिया ऑफ द लैमिना इज सपोज टू बी एक्टेड, ठीक है, एंटायर एरिया ऑफ लैमिना इज सपोज टू बी एक्टेड, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चा, सेंट्रोइड। हमें क्या पूछा है, द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब मास एंड वेट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। So that is all the 25 question of IPU Lead 2020, ठीक है, ठीक है। कैसा लगा भाई मुझे पहले बताओ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड बैच वाले तो बता ही दो, ठीक है, बढ़िया लग रहा है एनालाइज करके, कैसा मजा आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया, मस्त मस्त, मजा आया भाई, मजा आया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, ठीक है। तो आप भी जब क्या करा करो, जब भी आप पेपर की तैयारी करो, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर अपने साथ रखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से बच्चा क्या होता है, बहुत सारा पेपर पता चल जाता है कि पेपर में आने क्या वाला है, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितना पेपर आया गया है, ठीक है, वो एक वेबसाइट से बनाया गया है जिसका नाम है इंडिया मिक्स या विक्स करके है, वही साइट उसी से बनाया गया है, ठीक है। तो आगे भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी उसी वेबसाइट से है। मेजॉरिटी जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं मैकेनिक्स के, वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता जो फ्रेश हो, मतलब कहीं पूछा ना गया हो, ठीक है। तो लीड का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें कभी भी कोई क्वेश्चन फ्रेश नहीं आता, ठीक है, हमेशा वो सारे क्वेश्चन आते हैं जो पूछे गए होते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों की सबसे मतलब, ठीक है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि ट्राई करा करो, ठीक है। कुछ मॉडर्न क्वेश्चन के लिए, जैसे नेट पे 300 क्वेश्चन की एक सेट अवेलेबल है मैकेनिक्स की पूरी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजें कि पेपर का जो लेवल है वो वहीं से बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक इस वेबसाइट पे है, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो और वहां पे आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूंगा कि अगर आप नेट पे लिखोगे मोस्ट 300 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, तो पूरे 300 के क्वेश्चन की एक लिंक आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो उसी से बनाए गए थे, ठीक है। तो कृपया करके आप भी देखें जरा, ठीक है। साथ साथ ये भी देखें कि हम जैसे लगाते तो हैं, हम बुकलेट लगाते हैं, तो बुकलेट लगाने के साथ साथ हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सर कौन सी साइट बताई सर आपने? मैं साइट बता दूंगा कंफर्म करके, कुछ इंडिया मिक्स या विक्स करके है, ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसके लिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कोडिंग सबके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं हर क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड, जैसे लॉज ऑफ मोशन हो गया, मूवमेंट हो गया, उससे उसी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सिलेबस में स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं दे रखा, हम वही पढ़ ले, ठीक है। तो वो वाली बात होती है, ठीक है। मैकेनिक्स में क्या है, जैसे हम ये सारी मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती है जो हम बीटेक के बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा पार्ट और आ जाता है, मतलब इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं बीटेक के फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है वैसे मैकेनिक्स का, लेकिन हमें छोटे लेवल पढ़ाया जाता है कि सर आपको छोटी छोटी सारी बातें पता चले, ठीक है। तो ये सेम कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी अप्लाइड का मतलब ये होती है सारी चीजें छोटे छोटे लेवल पे दी जा रही है आपको, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। हम पढ़ते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि बीटेक में जाने से पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में हो, इसलिए आता है अप्लाइड, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। रिसेंटली क्या है कि होली खेलते खेलते पानी हमारा फोन डूब गया, ठीक है, तो बहुत ही समस्या हो रही है अब, ठीक है। जो फोन मिला है वो टूटा हुआ फोन मिला है, बहुत समस्या हो रही है। अब पानी में चला गया, तो पानी में जाने के बाद अब फोन, अब वो उसको सुखा दिया धूप पे, ठीक है। अब वो आशा करता हूँ कि वो ठीक हो, वरना नया फोन लाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये था बच्चा हमारे पास आईपीयू लीड 2020 की। अब हम बात करते हैं आईपीयू लीड 2019 और आईपीयू लीड 2018 की। रिसेंटली क्या था कि आपके पेपर में चेंज आया था 18 या 19 में, ठीक है।
उससे पहले क्या होता था, मैकेनिक्स डिस्ट्रीब्यूट होती थी पूरी, ठीक है, मतलब 100 में से कोई भी कहीं भी डाल दी मैकेनिक्स, ठीक है, इसे कहते हैं पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब क्या हो रहा है, 19, 20, 21, 22, इसमें क्या होता है बच्चे कि आपका जो पेपर है, ठीक है, 19, 20 के बाद से ही, ठीक है, या 19 के बाद से आपके पेपर में पहले ही 25 क्वेश्चन मैकेनिक्स के होते हैं, फिर 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, रीजनिंग के होते हैं, ठीक है, तो ठीक रहता है, ठीक है। या फिर जिस बच्चे ने दिए हैं उसने सब कुछ इधर उधर कर दिया, रायता फैला दिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बच्चा आईपीयू लीड 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 से कम ही क्वेश्चन लिए गए हैं क्योंकि पेपर पूरा एग्जैक्ट मिला नहीं, ठीक है। आईपीयू लीड 2019 का सेशन शुरू हो रहा है, 20 का हो गया, 19 फिर 18 की बातें और करूंगा मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर बी। वेट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बी, ठीक है। अब देखो क्या है कि वैसे मेरा मानना ये है कि जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों जो क्वांटिटी है वो क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसने वेट को एज वेक्टर क्वांटिटी दे दी है, ठीक है। सर यहाँ पे अगर मास होता तो अगर यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन होता बच्चा मास, तो आप लोग मास को टिक करते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये पूछा गया, पता नहीं पांचवा ऑप्शन क्या था शायद, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, वेट था, लेकिन अगर ऐसा पूछे, जैसे वैसे जनरली जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द अर्थ होती है, ठीक है, तो डायरेक्शन है उसमें, ठीक है, लेकिन थोड़ा उस पर बहस चलती रहती है, इसलिए हमने इसको एज अ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर इन चारों ऑप्शन में, ठीक है, अगर आपके पास मास आ जाए, एरिया आ जाए, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन कुछ कुछ जगह पे एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है, तो अलग अलग एप्लीकेशन में हमारी जो क्वांटिटी है होती है वो वेरी करती रहती है, ठीक है। अगर चारों ऑप्शन में मास दे दिया हो, ठीक है, या फिर, ठीक है, डिस्टेंस दे दिया हो, ठीक है, या फिर स्पीड दे दिया हो, ठीक है, तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, आपको इनमें से कोई मार्क करना होगा, ठीक है। तो ये बेस्ड अपॉन दी प्रायोरिटी होती है, ठीक है, कि बेस्ड अपॉन दी प्रायोरिटी हम क्या चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो कृपया करके ध्यान रखना, वेट के बारे में कुछ ना कुछ प्लस माइनस रहता है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड एनर्जी। आईपीयू लीड 2019 में पूछा गया सवाल था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बताता है, मोमेंटम के, एक्सेलरेशन के, फोर्स के, एनर्जी के, बताइए क्या होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी बॉडी का जो स्टेट है वही रहेगा जब तक उस पर कोई एडिशनल या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, ठीक है। बॉडी स्टेज, अ बॉडी is at the rest condition or is in motion until and unless a force is not applied on that. M momentum, C force, B बहुत बढ़िया, B C बहुत बढ़िया, C बहुत, C ठीक है, ठीक है, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, C आ रहा फोर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चा हमने क्या देखा था, हमने देखा था ना, अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेशन में क्या कहा था, every body remains at the rest position or at the motion condition until and unless a force is not applied on that. मतलब कोई बॉडी रेस्ट पे रहेगी या मोशन में रहेगी जब तक उस पर मैं फोर्स अप्लाई ना करूं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो फोर्स से निकल के आता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय द फोर्स, ठीक है, तो इसका जरा ध्यान रखना भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आया था, पूरा क्वेश्चन तो नहीं मिला, ये भी 2019 में पूछा गया था, आईपीयू 2019 में, ठीक है, दैट इज अ बॉडी इज स्लोइंग डाउन देन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो होगी, ठीक है, या फिर नन। दीज आर द फोर ऑप्शन। नेगेटिव होगी सर, नेगेटिव। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या होता है, कभी भी क्या होता है, हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास एक रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। और जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रही है, अब बॉडी तेजी से आगे जा रही है, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सो अ बॉडी स्लोइंग डाउन अंडर व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, द इंपैक्ट ऑफ एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई आपकी गाड़ी जो हो रही है वो क्या हो रही है, धीरे हो रही है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, ठीक है, दैट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन में बता देता हूँ, इसके ऑप्शन जो थे वो बता देता हूँ अभी मैं, ठीक है।
जैसे मान लो क्या बच्चा मेरे पास एक हमारे पास ये है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा बॉडी मूव कर रही है भाई, ठीक है, ये मेरे पास क्या है W, ठीक है, तो मुझे बताना है कि कौन सा फोर्स होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा बॉडी को नीचे लाने के लिए, इसको रिजॉल्व, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, दैट इज ऑप्शन था W cos थीटा, W sin थीटा, W tan थीटा 10, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, या इंक्लाइंड प्लेन पे खींचने के लिए कौन सी फोर्स लगेगी, ठीक है, B, बहुत बढ़िया, ठीक है, सर साइन थीटा। हाँ साइन थीटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, इसको बच्चा आप रिजॉल्व करोगे, ठीक है, दैट इज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ गए W cos थीटा और W sin थीटा, ठीक है, सो दिस इज द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू ब्लॉक मूव द डाउन या पुल द बॉडी, मतलब खींचने क्या है इसके लिए, ये वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा जो बॉडी को नीचे लेके जाएगा, ठीक है, जैसे मेरे पास ये ब्लॉक है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ, इस पॉइंट पे लिया है, मेरी बॉडी नीचे मूव कर रही है, ठीक है, या फिर जहां भी मूव कर रही है, तो वो कौन सा फोर्स होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस बॉडी को मूव कराने के लिए, तो कौन सा फोर्स होगा बच्चा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है, W sin थीटा, सो ऑप्शन B इज द करेक्ट, ठीक है, तो क्वेश्चन लिया है मैंने, बाकी ऑप्शन ऐसे ही थे, एक्चुअली थीटा लिखना था इसलिए मैं लिख नहीं पाया इसको, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, एक बार बताओ कि दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है, ये भी IPU में पूछा गया है, एंगल लीड IPU लीड 2019, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, समय मिला नहीं तो मेरे को स्क्रीनशॉट लेनी पड़ी, ठीक है, इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज फाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है बच्चा फाई, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ठीक है, देन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, म्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स फाई, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जाना पहचाना लग गया, ठीक है, हमने देखा था बच्चा हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है फाई और द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है, सो द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, दैट हमने पढ़ा था, ठीक है, दैट इज tan ऑफ फाई इज इक्वल टू में म्यू, ठीक है, तो सबका जवाब आ ही गया वैसे, ठीक है, बस इसे थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया है हमने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बच्चा ये पढ़ा था, ठीक है, कि जो tan फाई होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू के, जब पढ़ रहा था मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब होता है बच्चा, व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक है, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, ठीक है, हमने तब पढ़ा था, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों एक ऐसे फिनोमिनन है जब बॉडी क्या है, जस्ट अबाउट टू मूव होती है, ठीक है, अच्छा सर हमें पता है ये चीज, ठीक है, लेकिन हमने उसे एक रिलेशन निकाला था डिराइव करके, वो था बच्चा tan फाई इज इक्वल टू में म्यू, अब ये पूछ क्या रहा है बच्चा, इसने बस इसका उलट पुलट कर दिया, फाई इज इक्वल टू में tan इनवर्स म्यू, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तो सबका सही है, ठीक है, आई होप, ठीक है, सबका सही है ये आंसर, ठीक है, चलो शाबाश, ठीक है, नाउ, ठीक है, एक स्टेटमेंट है बच्चा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू में 8 की पावर में t की क्यूब, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनर्जी, ठीक है, एक बार इसका एनर्जी निकाल के दिखाओ, मास और हमें दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है, मास दे रखा है, फाइंड करना है एनर्जी, एनर्जी हमारे पास निकालना है, एनर्जी बताओ कैसे करेंगे सवाल, ठीक है, कैसे करेंगे भाई, हमें निकालना है एनर्जी, देखो कैसे निकाल सकते हैं हमारे पास एनर्जी, x दिया हुआ है हमारे पास 8 t की क्यूब, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, मास दे रखा है हमारे पास 2 किलोग्राम, ठीक है, इससे कुछ आइडिया है तो बताओ भाई कैसे कर सकते हैं, एनर्जी निकालना है बेसिकली, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पढ़ा है ना, यस सर, यस सर, काइनेटिक एनर्जी, लगाओ भाई,
ठीक है, दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग। अब हमें मास पता है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, इसको डेरिवेट कर दो, ठीक है, और टाइम की वैल्यू रख दो, हमारे पास क्या देगा बच्चा, वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज v इज इक्वल टू में डी एक्स ओवर में डी टी, ठीक है, सो दैट इज डी ओवर में डी टी ओवर में x की वैल्यू क्या है बच्चा हमारे पास 8 t की क्यूब, ठीक है, सो 8 बाहर आ गया, t की क्यूब का आ गया हमारे पास 3t स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 24 t स्क्वायर, 96। हाँ 96 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें पूछ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी किस पे निकालना है, वेलोसिटी है 2 सेकंड, ठीक है, सो 24 इंटू में 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है। अच्छा, एनर्जी क्या होता है बच्चा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, मास कितना है 2 किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है 24 इंटू में 4, ठीक है, 24 इंटू में 4, ठीक है, सो 2 से 2 कट गया, ठीक है, और ये हो गया 96 जूल्स, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन था जिसमें हमें थोड़ा देखना पड़ा, ठीक है। वैसे जब आप पूरा पढ़ लोगे, जब पूरा सिनेरियो देख लोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे वैसे, ठीक है। अब ये फेस मैकेनिक्स का कंबाइन करके हो सकता है, ठीक है, एज सच। तो ये हमारे पास क्या गया बच्चा, 96 जूल्स आ गया, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम भी होता है, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर भी होता है, एनर्जी का फॉर्मूला mgh भी होता है, ठीक है। तो कैसे हम एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सर ये तो v स्क्वायर है ना। अच्छा, v स्क्वायर है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो इसका वही होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो 96 का होल स्क्वायर, तो ज्यादा बड़ा आ जाएगा वैसे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, जनरल प्रोसीजर यही होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब कभी भी अब ऐसा लगे ना कि सर 96 का स्क्वायर कैसे करें, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि सर 100 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके आसपास ही कोई आपका आंसर होगा, ठीक है, तो वो आप हमेशा मार्क करना है। ऐसा नहीं कि 96 गुना 96 करते रहना, फिर थोड़ा उसमें समय बर्बाद होगा आपका, ठीक है। जब हमें आंसर निकालना होता है क्लोज, तो हमेशा यही करना होता है, ठीक है। चलिए आगे। यस सर। ठीक है, अब आया मेरे पास बच्चा, हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन पढ़ा था बैच 1 बैच 2 में। हमें बताना है कि फॉर एक्चुअल मशीन में क्या होता है, वेलोसिटी रेशो बराबर होती है मैकेनिकल एडवांटेज के, वेलोसिटी रेशो या मैकेनिकल एडवांटेज लेस होता है, या मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशो, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमारे पास बच्चा दो मशीन होती है, एक होती है आइडियल मशीन और एक होती है एक्चुअल मशीन, ठीक है। बताइए क्या हो सकता है। सी, बहुत बढ़िया, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशो, बहुत बढ़िया। अब ये सारे सवाल है ना, बहुत बार आए हुए हैं पेपर में, तो दबा के पूछता है, ठीक है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब ये सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ यार बार बार, आईपीयू 2019 नीट, ठीक है। सी, एक ने बोला सी, एक विद्यार्थी ने सी बोला। और कोई बच्चा कुछ अपने विचार जोड़ना चाहेगा, ठीक है, या फिर मैं बताऊं, ठीक है। देखो भाई, आइडियल मशीन क्या होती है बच्चा, जिसकी इफिशिएंसी क्या हो 100%, ठीक है, पक्का, जिसकी इफिशिएंसी हो 100%, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइडियल मशीन क्या होती है, जिसकी हमारे पास इफिशिएंसी क्या हो 100%, मतलब 1, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू में वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो आइडियल मशीन में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू में वेलोसिटी रेशियो। यही बार बार पूछा गया बहुत बार, ठीक है, मतलब इसको बहुत बार पूछते हैं लोग, ठीक है, हमेशा। ये तो मतलब फिक्स क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि फॉर आइडियल मशीन विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन अब उसने पूछ लिया कि सर हमारी जो इफिशिएंसी है वो क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता होगा बच्चा कि हमारी जो एक्चुअल इफिशिएंसी में हमारी जो इफिशिएंसी होती है वो लेस देन 100% होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी इफिशिएंसी क्या हो गई, ठीक है, 100% हो गई आइडियल के लिए, और एक्चुअल के लिए क्या हुई, हमारी इफिशिएंसी लेस देन 100% हो गई, ठीक है। तो इफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो। अगर बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ उसकी, तो ये क्या हो गया, लेस देन 1, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। किसी ने सी बोला था ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, जैसे हमने स्टैटिक और काइनेटिक के बीच रिलेशन निकाला था ना विद्यार्थियों, वैसे ही हम यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, कि सर यही तरीका होता है दोनों के बीच रिलेशन निकालने का, ठीक है। कोई अलग से बताएगा नहीं आपको ये सारी चीजें, ठीक है।
बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि सर क्या हो सकता है प्रैक्टिकल मशीन्स में और आइडियल मशीन में हमने कैसे निकाला था, तो प्रैक्टिकल मशीन में हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इन द एक्चुअल मशीन। क्या सभी को समझ में आया कि नहीं? एक बार हाँ ना में जवाब दें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है। ऐसी मतलब इसी के वे में, ठीक है, सेल्फ लॉकिंग और रिवर्सिबल मशीन से भी आता है, ठीक है। तो एक बार मुझे बताओ, ठीक है, रिवर्सिबल मशीन में इफिशिएंसी क्या होती है? Sir, greater than 50. ग्रेटर, Greater than 50%. ठीक है। और इरिवर्सिबल मशीन या फिर लॉकिंग मशीन में इफिशिएंसी क्या होती है? Less than 50%. Less than 50%. यहाँ से भी बच्चा आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, बस 1/2 का फैक्टर और आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात कभी नहीं होती। अगर कोई पूछे फॉर अ रिवर्सिबल मशीन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1/2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, फॉर द रिवर्सिबल मशीन। जैसे बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास क्या है, रिवर्सिबल मशीन है। आपको पता है रिवर्सिबल मशीन में क्या होता है, इफिशिएंसी 100%, 50% से ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास 50% से ज्यादा है। 50% का मतलब क्या होता है बच्चा, 1/2, यही होता है 50% का मतलब, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ही बच्चा ये होता है 100, 1/100, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1/2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट सच काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये तरीका होता है निकालने का, ठीक है। और इरिवर्सिबल मशीन है, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, बहुत शाबाश, ठीक है। अब ये थोड़ा धुंधला धुंधला है, ठीक है। ये भी पूछा गया है, IPU 2019 में पूछा गया है, 2020 18 के भी आएंगे। मैं पढ़ देता हूँ। द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट एंड डज नॉट लाई इन अ प्लेन आर नोन एज, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, तो ठीक है। सर ये हो रखा है, ये हो रखा है सर, ये हो। हाँ ठीक है, ठीक है, रिपीट कर रखा है भाई। दो मतलब 2020 में जो आया था वो 2019 में ही पूछ लिया, पूछ सकते हैं, ऐसी क्या बात है, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, सबका आंसर सर बस इसके अंदर इसमें मीट एट 1 पॉइंट कर रखा है और वो पुराने वाले में नॉट मीट एट 1 पॉइंट नॉट था। मीट कर रहा है, ठीक है। तो उसने भी थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई पिछली बार नॉट मीट कर लिया, इस बार चलो मीट पूछ लेते हैं, ठीक है। इस बार 2019 से मीट पूछ लिया, अगली बार नॉन मीट पूछ लेंगे और 2022 में कुछ और ही पूछ लेंगे, ठीक है। तो द फोर्सेस विच मीट एट अ वन पॉइंट, जो एक पॉइंट पे मीट करते हैं उसे कहते हैं कॉनकरेंट, ठीक है। एंड डज नॉट लाई इन वन प्लेन, जो एक प्लेन पे लाई ना करे उसे कहते हैं नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। सो नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। नॉन कॉनकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो फोर्स सिस्टम से काफी सवाल पूछते हैं, कॉनकरेंट क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, नॉन पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। तो टेबल होना चाहिए, ठीक है। कृपया करके मैकेनिक्स को अगर हो सके, ठीक है, तो एक चार्ट में कंबाइन कर लेना, मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनको अगर एक चार्ट में आप इम्बाइब कर लेते हो, ठीक है, परोस लेते हो पूरा मैकेनिक्स, तो बहुत बढ़िया। बच्चे करते हैं, ठीक है, बच्चों ने बहुत सारा मतलब एफर्ट करते हैं, ये पूरा का पूरा चार्ट बना लेते हैं, 3 रुपए का चार्ट लाते हैं, उसको 4 तह लगा देते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, भर देते हैं एक दिन में, चैप्टर नंबर 2 से भर देते हैं उसका अगला वाला पेज, फिर पन्ना पलट देते हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ऐसी 8 चैप्टर हो जाते हैं उनके। और जब पूरा भर जाता है वो खोल देते हैं उसको, तो मस्त पूरा एक पेज में सारा आता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में बना लो, लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत हेल्प होती है आपको, ठीक है, रिवाइज करने में, ठीक है। जैसे मान लो आपने 8 चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन आप उसको कम से कम 5 से 10 बार रिवाइज करो, ठीक है। 5 बार तो करना मैंडेटरी काम है, ठीक है। वो कैसे होगा, जब आप उसको हर दिन कुछ ना कुछ देखोगे, ठीक है। क्योंकि मान लो पेपर में कुछ क्वेश्चन आए, ठीक है, और आप रिकॉल नहीं कर पा रहे वो वाला पॉइंट, तो आप मिस कर दोगे पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए हमेशा हर चीज देखने की। अब कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो मैंडेटरी है, मतलब नोन है, जैसे फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या कहता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट फ्रिक्शन के बीच का रिलेशन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ कैसे वेरी करता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बताई गई है अच्छे से। लेकिन आप इसको अच्छे से देख लोगे ना तो बहुत बढ़िया होता है। देखो पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 8 चैप्टर पढ़ लिए मैकेनिक्स के, सेकंड बैच का भी खत्म हो जाएगा, थर्ड बैच का भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ लेना और उसको अपने दिमाग में बैठा के रखने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 8 चैप्टर पढ़ लिए, 10 चैप्टर पढ़ लिए, आप लोगों ने कितना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जीसीसी से, ठीक है।
लेकिन क्या आप उसको मेंटेन कर पा रहे हो? ठीक है, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, मैकेनिकल में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, इलेक्ट्रिकल में पढ़ ली बहुत सारी चीजें, ठीक है, क्या हम उसको रिकॉल कर पा रहे हैं? ठीक है, कि हमने एसी सर्किट शुरू करा, मैकेनिक्स शुरू करा, केमिस्ट्री शुरू करा, फिजिक्स शुरू करा, तो उस पूरे चैप्टर में शुरू से लेके अंत तक क्या क्या चीजें थी, मैंने वो सारी चीजें रिकॉल कर ली, वन बाय वन मेरे को सारी चीज याद है जिस फ्लो में मुझे पढ़ाया गया है। अगर वो हो रहा है आप लोगों के साथ तो बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि पेपर में आप कॉपी लेके तो जाओगे नहीं, ठीक है, पेपर में आपको पेपर मिलेगा, आपको दिमाग से रिकॉल करना होगा कि फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट चैप्टर का पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा एकदम से दिमाग में कि सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ाया, फिर क्वांटिटी पढ़ाई, डायमेंशन पढ़ाई, ठीक है, ऐसे होता है पेपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, movement of inertia does not depends upon angular velocity, mass of the body, mass distribution of the body and the rotation of the position of the axis of the motion. फर्स्ट बैच वालों बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। दैट द मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो पहले देखो भाई किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये डज नॉट को ध्यान से देखा करो हमेशा, ठीक है। बच्चे बहुत बार पेपर देते हैं और नॉट भूल जाते हैं कि सर नॉट भी है क्या, ठीक है, फटाफट मास ऑफ द बॉडी पे टिक करके चले आते हैं, ठीक है। ऐसा ना करें, देखें पढ़े क्वेश्चन को 2 बार कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। मानता हूं कि आप लोग पढ़ने में बड़े होशियार हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 बार पढ़े क्वेश्चन को, क्योंकि आपका जो नोट है वो ना छूटे, ठीक है। एक कहा जा रहा है रोशनी मिश्रा के द्वारा और मोहम्मद आरिश के द्वारा भी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन दी ऑप्शन एलिमिनेशन, कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमें खत्म करना है, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होता है बच्चा, ठीक है, मास या फिर एरिया, ठीक है, दोनों हो सकता है, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चा, मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मैं मास ऑफ बॉडी की बात कर रहा हूँ, हाँ जी सर कर रहा हूँ। मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। अगर मास की बात करता हूँ तो बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास उसकी बात करूंगा। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑन पोजीशन, बिल्कुल, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैं कहीं ना कहीं से तो लूंगा, ठीक है, तो मैं उसके डिस्टेंस की बात करता हूँ। तो मैं सबकी बात करता हूँ, तो किसकी बात नहीं करूंगा, मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं करता। और आप लोग देखो एंगुलर वेलोसिटी कैसे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी तो सर्कुलर मोशन में आने वाला कंसेप्ट है, इसको आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में घुसाड़ दिया, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ही अलग हो गए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चा, आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। नाउ, ठीक है, फोर्स इज गिवन बाय 4500 न्यूटन टू मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब एक ब्लॉक को मैंने 2 मीटर पर सेकेंड पे लाने के लिए एक फोर्स लगाया 4500 न्यूटन। तो मुझे बताओ क्या पावर रही होगी इस पे, ठीक है, पावर। अब क्या होता है कि हम भी जब पेपर दिया करते थे ना, तो बहुत सारी चीजें आया करती थी, जैसे आप जेई के पेपर दे दिए, गेट के पेपर दे दिए, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर दे दिए, ठीक है। तो क्या होता है सबसे पहले कि कोई ऐसा रिलेशन आ गया जो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, कि सर पावर का रिलेशन फोर्स और वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ये तो सर थोड़ा समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करा करो यूनिट को मैच करने के लिए, ठीक है। हम ऐसा क्या करें कि हमारी यूनिट जो मैच हो जाए, ठीक है। जब आपको फॉर्मूला ना पता चले, ठीक है, कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, फोर्स का पावर से क्या रिलेशन होगा, ठीक है, तो ट्राई करा करो कि हम रिलेट कर पाए यूनिट को, ठीक है। अगर आप यूनिट को रिलेट कर दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि चीजें मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, एडिशन होगी, सब पता चल जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एडिशन तो होगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही होगा बेसिकली, ठीक है, ठीक है। बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है भाई, जल्दी कर लो, समय बहुत कम है हमारे पास। सी, ठीक है, 9 किलोवाट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो शाबाश, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा है भाई, जल्दी करो, मेरे को थोड़ा और भी 2018 का पेपर भी लेना है, ठीक है।
3 पेपर हो जाएंगे ना तो अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, वैसे पावर का क्या होता है जो देखना, यूनिट मैच करना, ठीक है। पावर क्या होता है बच्चा हमारे पास, ठीक है, फोर्स इनटू में वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स कितना दिया हुआ है मेरे पास 4500, ठीक है, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बच्चा मेरे पास 2, ठीक है। तो ये भी न्यूटन में है, ठीक है, और ये भी मेरे पास क्या है, ठीक है, दिस, ठीक है। ये कितना हो गया मेरे पास, ठीक है, दैट इज 90, ठीक है, वॉट, ठीक है, दैट इज, ठीक है, वो न्यूटन में है, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। अब इसका आंसर सी होगा, डी होगा, देखो, ठीक है, न्यूटन की वैल्यू है, ठीक है, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया क्या बच्चा हमारे पास किलोवाट, ठीक है, वॉट्स, ठीक है, ठीक है, व्हाट इज ए क्वांटिटी, ठीक है। F that is kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई, ठीक है, kg, ठीक है, मीटर स्क्वायर ये सेकंड की क्यूब, ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक है, इसका हमारे पास क्या आ गया 9 किलोवाट हमारे पास आएगा कुछ अप्रोक्स, ठीक है, देखना पड़ेगा इसका, ठीक है। सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें उसी में दी हुई है, ठीक है। हमारे पास फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास जो वेलोसिटी हुई मीटर पर सेकंड में दी हुई है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो होगा वो 9 किलोवाट करके कुछ आएगा, ठीक है, ठीक है। विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मूवमेंट, मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा इसका आंसर। सर इनर्शिया। इनर्शिया, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज, ठीक है, मोर देन वन डायरेक्शन, ठीक है। इसमें जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एक से ज्यादा होती है, उसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। सो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। मूवमेंट मोमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार पढ़ने की कोशिश करो क्या कह रहा है, ठीक है। इफ अ लैडर इज पुटिंग ऑन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल कैसा है बच्चा, स्मूथ, ठीक है। अगर कोई भी चीज स्मूथ हो गई मतलब उस पर फ्रिक्शन लगने वाला 0 हो जाएगा। एंड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फोर्स, वाह भाई वाह, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस भी स्मूथ है, वर्टिकल सरफेस भी स्मूथ है, क्या होगा, ठीक है। तो देन टुवर्ड द वर्टिकल सरफेस टुवर्ड दी, तो बहुत बार पूछा गया, मैंने क्लास से भी कराया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, कोमल, आर्यन, ठीक है, मनवेंद्र, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा बच्चा कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा उस बॉडी पे, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, जैसे मान लो क्या है मेरे पास, बहुत बढ़िया, सबके सही सही जवाब आ रहे हैं। ये मेरे पास क्या है बच्चा, लैडर है। अब इसको ही मैंने स्मूथ कर दिया, इसको ही मैंने स्मूथ कर दिया। अब जब दोनों ही स्मूथ हो गया है तो लगने वाला फ्रिक्शन क्या होगा बच्चा, 0 होगा, ठीक है। मतलब अगर ये यहाँ मूव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा, 0। अगर ये यहाँ मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन 0, ठीक है। जैसे, ठीक है, एक बहुत अच्छा किस्सा क्या हुआ कल हमारे साथ, ठीक है, कि कल आर्टिफिशियल लेक था हमारे पास, कीचड़ वाला पानी, ठीक है। तो उस पानी में 2 लोगों को गिराने के लिए, ठीक है, हम लोग चले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करें, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, आर्टिफिशियल लेक, कीचड़ वाला पानी, ठीक है। उसके आसपास का जो एरिया था बहुत ही चिकना था, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन हो गया 0, ठीक है, अच्छा स्मूथ हो गया बहुत, ठीक है। और हम लोग यहाँ से निकल गए, ठीक है। तो बॉडी क्या है, थी मोशन में थी। अब बॉडी पे रोकने के लिए फोर्स लगाना था, ठीक है, लेकिन वो बॉडी रुकी नहीं, ठीक है। तो हमने उसको तो गिरा दिया और साथ साथ हम भी गिर गए, ठीक है। तो ये बात आ गई याद में कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बताइए। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, सी, बहुत बढ़िया, शाबाश, अरे वाह, क्या, ओहो, बहुत बढ़िया, म्यू एन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास होगा म्यू एन, 0 नहीं होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब आप लोग कह रहे हो कि मान लो मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये रुका हुआ है, मैं फोर्स भी नहीं लगा रहा, इसमें देखो कितनी भारी गलती कर रहे हो। ये है वेट, यहाँ है एन, इसका कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में होगा, म्यू एस की वैल्यू 0.3, ठीक है। आप लोग कह रहे हो एफ की वैल्यू होगी म्यू एन,
मतलब म्यू इंटू में एन, मतलब 0.3 और एन भी कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ वजन 100, ठीक है, तो 30 हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अगर बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, तो अगर बॉडी रुकी हुई है और बॉडी पे पीछे की तरफ फोर्स लग गया तो आप लोग हो गए अरे भूत आया भूत आया भूत आया, ठीक है, भाग जाओगे सारे कि यार ये क्या हो रहा है, बॉडी अपने आप कैसे मूव कर रही है, ठीक है। म्यू1 पढ़ लिया तो म्यू1 जवाब दे दो क्या भाई, ऐसे ही कुछ भी करके, ठीक है, 0 होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स ही लगेगी, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं मान लेना चाहिए, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स 0 ही होगा, ठीक है। कैसे कह सकते हो म्यू1 होगा या 1 न्यूटन होगा, हम कह ही नहीं सकते, वी कैन नॉट जज ऑन दैट, ठीक है, 0 होगा। अगर उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी बच्चा तो क्या होगा, बॉडी पीछे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। हमें लगेगा कमरे में भूत है, ठीक है, जिस बॉडी को मूव करा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे आईपीयू लीड 2019 में आए हैं, ठीक है, इसको थोड़ा डील कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आईपीयू लीड 2018 के हैं, ठीक है। लेके तो आपके लिए टाइप लेके आने थे सारे क्वेश्चन, पर थोड़ा वो मामला बैठा नहीं सही, ठीक है। अ कपल इज अ टू फोर्स कोप्लेनर अपोजिट एंड इक्वल, टू फोर्स कोप्लेनर अपोजिट एंड इक्वल, बहुत बढ़िया, टू फोर्स कोप्लेनर बला बला बला, टू फोर्स कोप्लेनर सेम, ठीक है। सो कपल क्या होता है, बहुत बढ़िया, सबके ए आंसर आ रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। कपल इज अ two parallel force that is of equal magnitude but that are applied in the same direction, in the opposite direction. So when the forces are in the opposite direction, that is known as a unlike parallel forces. क्या कहते हैं बच्चा, unlike parallel forces कहते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है और जो कपल होता है उसकी टेंडेंसी ये होती है कि अब वो बॉडी को क्या करेगी बच्चा, रोटेट कर देगी, ठीक है। बॉडी को मूव नहीं करेगी, वो बॉडी में करेगी बच्चा, रोटेट करेगी। So when the body having a tendency to rotate the body, that is known as a couple, and the couple is a two forces of equal value that are in the opposite direction, ठीक है। So option first is correct, ठीक है। और कोप्लेनर का मतलब तो आप लोग सारे जानते ही हैं, ठीक है, विद्वान लोग हैं सारे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, एक बार इसका जवाब देने की कोशिश करो, ठीक है। That is two forces are said to be equilibrium if, ठीक है, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया हार्दिक, ठीक है, दे आर अपोजिट एंड पैरेलल, बहुत बढ़िया, ठीक है, ए, मोहम्मद फैज का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो पहला क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन इक्वल एंड कोलिनियर, कोलिनियर आर द फोर्सेस हुज हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है बच्चा, सेम, तो ये भी एफ है, ये भी एफ है, बताओ इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, 0, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ आसान आसान भाषाओं में भी कह देते हैं, वो बस अपनी भाषाएं बताना, अपनी जो भावना है वो प्रकट करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखें कि कर क्या रहा है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। देखो दो हमारे पास अपोजिट और फोर्सेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या है, उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, हाँ बच्चा सेम लाइन ऑफ एक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है, हाँ जी एफ है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, लिफ्ट से लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट है, चैप्टर नंबर लॉज ऑफ मोशन, टॉपिक नंबर लिफ्ट। इफ अ लिफ्ट इज मूविंग देन द टेंशन विल बी हाईएस्ट इन व्हेन इट इज मूविंग डाउन, मतलब जो टेंशन है वो कहाँ लगेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ठीक है, लिफ्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारे पास क्या लिफ्ट है, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की लिफ्ट होती है, ये हमारे पास लिफ्ट लगा हुआ है इस तरह से, W है और एक T है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, हमारे पास जो टेंशन होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। सो द लिफ्ट, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग, अपवर्ड्स होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। सो द टेंशन विल बी हाईएस्ट, जो ज्यादा टेंशन लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, विल बी एट द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बी होगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है, ऊपर की तरफ लगता है टेंशन क्योंकि जो रोप है हमारा ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन में अपवर्ड और डाउनवर्ड्स की वैल्यू बतानी चाहिए थी, ठीक है, कि बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है आईपीयू लीड 2018 में पूछे गए हैं, ठीक है, तो अब थोड़ा बदल गया पूरा, ठीक है, हम 19 से 18 में आ गए हैं, ठीक है, पूरा 1 साल का अंतर आ गया, लेकिन हम देख लेंगे। इफ अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग देन द वेट, अगर बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो क्या होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है।
ठीक है। वेट अगर हम फ्रीली फॉलिंग करा रहे हैं तो क्या होगा, वेट जो होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वेट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, वेट जो हमने गिराया वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। सो ऑप्शन ए इसका सब सबका। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, आईपीयू में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर बताओ भाई विद्यार्थी, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक है। दैट इज फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन पे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बी, शाबाश, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ ना फोर्स की, ठीक है, तो बात करता हूँ मैं उसकी मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की, ठीक है। वैसे मैं और भी बातें करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेन जो बात है वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो वैसे अगर मैं बात करता हूँ ना बच्चा फोर्स की, ठीक है, तो मैं सारी बातें करता हूँ, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में आए, ठीक है, कि मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड की, ठीक है, मैं बात करूँ डायरेक्शन की, मैं बात करूँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, और मैं बात करूँ लाइन ऑफ एक्शन की, ठीक है, अगर ये सारे एक में आए ना, ठीक है, और मैं बात करूँ लाइन ऑफ एक्शन की, ठीक है, अगर ये सारे किसी में आए ना, ठीक है, तो ये सब पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन ऑल दो, ठीक है, जो मेन फैक्टर होता है वो होता है बच्चा उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये चलो ये एक बार बताओ, ठीक है, आईक्यू 2018 को पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, दैट इज, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, एक बार बताना किस पे डिपेंड, अरे ठीक है, और बताओ, ठीक है, बी बी ए, भाई बी ए में डिपेंड कर रही है बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, बी, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, बी भाई बी, ठीक है, अरे वाह भाई वाह, बी भाई, बी और ये दोनों कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, दैट इज सरफेस एरिया, ठीक है, और द नेचर, ठीक है। तो ये भाई आप लोगों पे सौंपता हूँ मैं, क्या होगा बी और ए में से, ठीक है, दोनों का, ठीक है, देखो क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। नाउ, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, इफ देयर आर टू फोर्सेस P एंड Q देन द फोर्स Q इज मेकिंग एन अल्फा विद अ रिजल्टेंट, तो क्या होगा इन तीनों में से, ठीक है। बेसिकली कह रहा है कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं P और Q, ठीक है, और जो एंगल जो रिजल्टेंट बन रहा है दैट फोर्स Q इज मेकिंग एंगल विद द रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास Q है, ये मेरे पास P है, ये मेरे पास अल्फा है, तो बताइए क्या होगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। लॉ पैरेललोग्राम का थ्योरम, हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या होता था, ठीक है, f2 sin थीटा अपॉन में f1 f2 cos थीटा, ठीक है, b, b, there are two forces P and Q, then the forces Q is making alpha with the resultant, Q बना रहा है अल्फा से रिजल्टेंट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पे है और ये मेरा वर्टिकल पे है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं भाई, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास P, ठीक है, ये हो गया मेरे पास P cos थीटा, ये हो गया मेरे पास P sin थीटा, ये हो गया मेरे पास एंगल अल्फा, ठीक है। सो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दैट इज P टाइम्स, हाँ ठीक है, ठीक है, P टाइम्स ऑफ sin थीटा अपॉन में Q अपॉन में P टाइम्स ऑफ cos थीटा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोगों को बताया भी था दैट इज f2 sin थीटा ओवर में f1 f2 cos थीटा, ठीक है, तो वो याद रखना है, f1 f2 पे चीजें पता होनी चाहिए। इसने एक बात बताइए बच्चा, जो इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आईपीयू 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसने कहा है बच्चा कि हमारे पास जो फोर्स है Q, ठीक है, वो एंगल बना रहा है अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहां से पता करना है कि f1 की वैल्यू क्या और f2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। वो हमेशा बताएगा कि जो रिजल्टेंट है वो किससे बन रहा है, ठीक है, वो Q से बन रहा है या फिर P से बन रहा है, ठीक है। तो वो कैसे बताएगा, वो बताएगा कि हमारे पास जो Q मतलब जो रिजल्टेंट है वो Q से बन रहा है, मतलब आपको जो Q को रखना है वो क्या रखना है बच्चा, हॉरिजॉन्टल फोर्स पे, और फिर जो अदर फोर्स है उसको वर्टिकल पे रखना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग कहोगे कि सर इसने P और Q दिया है तो क्यों ना P को F1 मान लिया जाए और Q को F2 मान लिया जाए और फॉर्मूला पुट कर दिया जाए जो हमें सर ने बताया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमेशा थोड़ा और भी थोड़ा एनालाइज करना चाहिए कि उसने जो एंगल है वो कहां से दिया है, उसने एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है, ठीक है, तो आपको मानना है कि जो Q वाला फोर्स है वो F1 है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, मार्क कर लोगे ना, ये वैसे कराया हुआ सवाल है, ठीक है। चलो, वेरिगन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर मूवमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, नन, किस पे डिपेंड करता है बच्चा हमारे पास, ठीक है, वेरिगन्स थ्योरम, बताइए वेरिगन्स थ्योरम किस पे डिपेंड करता है, मतलब किसके लिए एप्लीकेबल है, बहुत बढ़िया,
ठीक है, बहुत बढ़िया। मनवेंद्र, भानु, आर्यन, रोशनी, शाबाश, ठीक है। ये तो सारे दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले। कोमल श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। अर्जुन शर्मा, शाबाश, ठीक है। दैट इज जो वेरिगन थ्योरम होता है वो मूवमेंट पे होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था वेरिगन थ्योरम क्या होता है, व्हेन the clockwise movement is not equal to counterclockwise movement, then we are applying Varigan's theorem to a body, means the body having a tendency to rotate at a particular direction, ठीक है, ठीक है। अब आता है हमारे पास, ठीक है, Polygon law of vector is applicable for coplanar forces, concurrent forces, coplanar concurrent forces या फिर none, ठीक है। जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स होते हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, कोप्लेनर सी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, शाबाश, सबका सी आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास है पॉलीगन्स लॉ। पॉलीगन तो लॉ तब लगता है जब हमारे पास जो फोर्सेस होते हैं ना वो क्या होता है बच्चा, 2 से ज्यादा होता है, ठीक है। फोर्सेस दैट इज मोर देन 2, देन वी आर अप्लाइंग पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सबको रिजॉल्व करते हैं fx के अलोंग और सबको रिजॉल्व करते हैं fy के अलोंग, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्सेस था ना, ठीक है, वो कैसा था, एक ही पॉइंट पे लग रहा था, ठीक है। सो दैट इज कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन ना मैंने आपसे टेस्ट सीरीज में पूछा था अभी, और ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया था, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये मैंने पूछा था इस साल, अभी मैंने पेपर लिया रिसेंटली फर्स्ट बैच सेकंड बैच का, तो उसमें पूछा था, ठीक है। इफ द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मूविंग इज गिवन बाय 3t³ माइनस में 60 स्क्वायर प्लस में 5t, देन द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन है 6 सेकंड एंड t सेकंड। बताओ भाई क्या होगा, ठीक है, रीड के प्यारे विद्यार्थियों बताओ, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, ठीक है। वी हैव x इज इक्वल टू में 3t³ माइनस में 6t स्क्वायर प्लस में 5t, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन। मतलब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब हमें इसको 2 बार डेरिवेट मारना पड़ेगा। मारिए भाई, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए। अब बताइए क्या है इसका आंसर। 18 छक 18 तिया, बताओ। जैसे हम खेलते हैं बहुत लोग बच्चों के साथ, तो बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता 19 का पहाड़ा, तो हम यही पूछते हैं बताओ 19 बचे 19 छक 19 सत्ते कितना, वो बता ही नहीं पाता। छोटे बच्चों से मिलते हैं ना जब, तो हम पूछते हैं पढ़ाई क्या चल रही है, वो कहता है बहुत बढ़िया, ठीक है। हम पूछते हैं बताओ 19 बचे 19 5 जा, वो कुछ बोल ही नहीं पाता बेचारा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर है हमारे पास ए, बहुत ही शाबाश, ठीक है। तो हमारे पास पूछा है एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड, ठीक है, अपॉन में एक्सेलरेशन एट 6 सेकंड अपॉन एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, ठीक है, वो इस तरह से आया कि हम उसको काटेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। सबका ए आ रहा है कि नहीं? 4-5 विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, बाकी सब भी कमेंट सेक्शन में कर दो कुछ, अपनी जो योगदान है कृपया करके अपना योगदान दे बिल्कुल, ठीक है। रोशनी कुमारी, बहुत बढ़िया, ए आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। सागर वत्स, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, हमारे पास सही है। 2 वेक्टर्स विल बी इक्वल, कब होंगे हमारे पास वेक्टर? इफ द 2 वेक्टर्स आर इक्वल, इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, इफ मैग्नीट्यूड एंड सेंस बोथ आर इक्वल, ओनली सेंस आर सेम। 2 वेक्टर कब होंगे इक्वल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है, द वेक्टर्स विल बी इक्वल, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए कह रहे हैं सारे, यही कह रहे हैं भाई, ये मत कहो यार, ठीक है। अरे वेक्टर एक वेक्टर कैसी क्वांटिटी है भाई, कैसी बातें कर रहे हो भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे रहे हो खाली। सी कह रहा है भाई साहब कुमार, ठीक हो? ये होगा इसका आंसर, ठीक है। पढ़ो 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 तो लो क्या कह रहा है। तो कब होगा हमारे पास, जब हमारे पास सेंस भी सेम होगी बच्चों, मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, तभी तो होगा इक्वल, ठीक है। आप लोग तो चले जाते हो, जब भी मैं बात करता हूँ वेक्टर की, तो वेक्टर में 2 क्वांटिटी होती है बच्चा, हम लोग भूल जाते हैं हमेशा, दैट इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सेंस ही तो है, ठीक है। कि डायरेक्शन कैसे पता चलती है, जब मैं उसको सेंस बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि भाई आप 5 मीटर चलो इस डायरेक्शन में, तो वो क्या है, सेंस ही तो है, ठीक है।
तो कोई भी दो वेक्टर है वो तब इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और उनके जो सेंस है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है जैसे, ठीक है, एक वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, वेयर दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कराती है बच्चा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये जो एरो है ना, एरो ये रिप्रेजेंट करता है सेंस, ठीक है। तो ये कब बराबर होंगे, जब ये मैग्नीट्यूड की जो लंबाई है वही बराबर होगा, जो सेंस है वो भी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो टू वेक्टर्स विल बी इक्वल व्हेन देयर मैग्नीट्यूड एंड सेंस बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। ए सही होगा ना, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो these are all about my presentation on the previous year paper, ठीक है। I hope you liked the session, ठीक है। अब ठीक है, अब आप लोगों से क्या ही कराएं, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कैसा लग रहा है ये सारे सवाल लगा के, तो अच्छा सा लग रहा है, मन में कुछ आ रहा है, कुछ किया हम कर सकते हैं, कुछ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। अरे पीपीटी दे दो, अरे पीपीटी कैसे दे दे भाई, पीपीटी बड़ी मेहनत से बनाई है हमने, पीपीटी कैसे दे दे, ठीक है, पीपीटी नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रीवियस से पेपर क्वेश्चन है सारे आपके, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन अपने कॉपी पे लिख लेना, ठीक है, हम भी लिखते हैं, आप भी लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आए 2 घंटे का सेशन लिया, मस्त मूवी देखी और घर चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। जो जो क्वेश्चन हुए हैं सारे उसको देखो, इस रिकॉर्डिंग को अलग से स्टार मार्क कर दो, क्योंकि इसको देखना है आपको पेपर से पहले भी, ठीक है। ये था बच्चा IPU सेट 1, ठीक है, मतलब एक सेट और लेके आऊंगा, टोटल 3 सेट लेके आऊंगा, ठीक है। अभी एक सेट लेके आया हूं, अभी सेट 2 में 2021 का पेपर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो थोड़ा अच्छा पेपर बन गया, मतलब उन लोगों से बन गया थोड़ा, ठीक है। पता नहीं क्या क्या पूछ लिया उन लोगों ने उसके, ठीक है। बाकी एक ऑल लीड के लिए भी मैकेनिक्स लेके आऊंगा, ठीक है। सो दिस इज ओनली सेट 1 दैट आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है, बिकॉज आफ्टर द फेस्टिवल, ठीक है, all the faculty members are busy in enjoying with their own family, so that's why only Shreyas sir is available, so that's why I took the session of all the 3 batches, ठीक है। तो मैंने सबके बैचेस ले लिए, मैंने क्या करा जाए, तो मैंने कहा चलो पेपर डिस्कस करा देते हैं, ठीक है। वैसे ये सारी चीजें मुझे तब करानी थी जब मैं सबका खत्म कराया था, ठीक है। जब फर्स्ट बैच भी खत्म तो हो गया था, सेकंड बैच भी खत्म हो था, थर्ड बैच भी खत्म हो था, तब कराना था ये, ठीक है। पर कोई नहीं, ठीक है, अभी 2 पेपर और है, ठीक है। और जो थर्ड बैच वाले हैं, घबराने वाली बात नहीं, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बैच 1 वालों पढ़ाई ठीक से हो रही है आप लोगों की, बैच 2 वाली बता दो, बैच 3 वाली बता दो, सब ठीक है, मजे में सब, या मजे ही ले रहे हो? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की अगली होली, ठीक है, अपने ड्रीम कॉलेज में हो, ठीक है, जैसे हम लोगों ने सोचा था कभी कि हम अपने ड्रीम कॉलेज में होली खेलेंगे, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों की जो होली है वो अच्छे से किसी ड्रीम कॉलेज में खेले, जो भी आपने सोचा है, ठीक है, जो भी आपने कॉलेज सोच रखा है अपने लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की जो अगली होली है, अगली दिवाली है, अगली सारे फेस्टिवल आपके ड्रीम कॉलेज में हो, ठीक है। इसके लिए पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना रिजल्ट ओरिएंटेड मार्क्स रहेंगे, ठीक है। ये समय कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसमें आप अगर मेहनत करते हो, ठीक है, तो आप पक्का रिजल्ट ले जाओगे, ठीक है। ये एक ऐसा समय है बच्चा की जो स्टार्टिंग से अभी तक आ रहा है, ठीक है, उसको और पढ़ना है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसको डबल मेहनत करनी है, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर, सपने 2 ही तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो आपको नींद में आए और दूसरे होते हैं जो बच्चा आपको सोने ना दे, ठीक है। सो इफ यू आर एंजॉयिंग द एंटायर डे, इट मींस दैट यू आर अनेबल टू गेट द ड्रीम कॉलेज ऑफ योर्स, ठीक है। आपको बहुत दिक्कत होगी अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है। और जो आपने सोचा है वो अगर आपको नहीं मिला, ठीक है, सो एट द एंड जब आप अगस्त में होगे, अगस्त 2022 में, ठीक है, वी ऑल आर हियर, ठीक है, यू विल रिग्रेट ऑन योरसेल्फ दैट आई कैन अचीव दैट कॉलेज, आई कैन बी अ बेटर रैंकर, बट आई कांट, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, आपके बैच से ही बच्चे निकलेंगे, आपके बच्चे, आपकी क्लास से ही जो बच्चे होंगे वो अच्छे अच्छे कॉलेज में जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो जो गिला शिकवा है वो रह जाता है, ठीक है। तो कृपया करके ऐसा ना करें, जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं पढ़ाई करने में पढ़ें, ठीक है, बाकी की अदर चीजें ना करें, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। किसी को कुछ बात करनी है तो बताओ भाई, वरना हम चले। सर आपने कौन से कॉलेज से किए बेटे? अरे मेरा देखो भाई बहुत ही शानदार कॉलेज था, ठीक है, IPU का कॉलेज था, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ऑल्दो मेरा हरियाणा लीड, स्लाइट लीड, IPU लीड, तीनों मुझे कॉलेज मिल रहे थे, लेकिन थोड़ा गेट और ESC के लिए मैं थोड़ा ओरिएंटेड था, तो मैं IPU में चला गया क्योंकि थोड़ा तैयारी करनी थी, ठीक है। बाकी ठीक है, और अभी मेरा एमटेक चल रहा है D2 से। आप लोगों अच्छा कॉलेज है यार, IPU के अंदर 3rd रैंक पे आ रहा है, अभी प्राइवेट्स में। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर 50 रैंक के अंदर कितने क्वेश्चन सही करने होंगे?
क्या अभी आपका फोकस होना चाहिए कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। किस कॉलेज में जाना है वो बात की बात है, ठीक है। वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, करियर काउंसलिंग लेंगे आप लोगों की कि हमें आपकी रैंक के हिसाब से क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज खराब है अभी कुछ नहीं देखना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, ठीक है, कि अर्जुन से पूछा गया, ठीक है, जब वो उनको आंख पे निशान लगाना था, ठीक है, उससे पूछा गया अर्जुन से कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, ठीक है। बाकी जो भी है उसने कहा कि मुझे आसमान दिख रहा है, मुझे पत्ते दिख रहे हैं, मुझे पेड़ दिख रहा है और मुझे चिड़िया दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, ठीक है। सो यू शुड ऑल्सो बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ योर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ दिख रहा है, मुझे आईपीयू डीटीयू हरियाणा सब दिख रहा है, कोई नहीं, ठीक है। आपकी जो फोकस है वो एक पॉइंट पे रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छा फोकस कर पाओगे, ठीक है। और फोकस हमेशा बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाऊं, तभी आपको अच्छा या फिर उससे थोड़ा अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। बट योर टारगेट मस्ट बी एट दी टॉप लेवल, ठीक है। तो और एक छोटी सी बात और है, ठीक है, अभी हमारा गेट का रिजल्ट आया तो हमने थोड़ा रहा, गलतियां ना करो, ठीक है। जैसे मेरे एक दोस्त ने ये गलती करी थी बेस वाली, ठीक है, कुछ दोस्तों ने नॉट वाली गलती करी थी, तो उनके रैंक थोड़े आगे पीछे हुए, 400 500 इवन 600 रैंक वो आगे पीछे हुए, ठीक है। तो होता है कभी कभी हम सब में कैलिबर होता है, हम लोग इतना पढ़ते हैं, हम इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी पेपर के समय में कुछ गलतियां आती हैं। तो उस गलतियों को सही कैसे करते हैं बच्चा, उस गलतियों को सही करते हैं नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज देके, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका भय खोलने के लिए होता है, टाइम को मैनेज करने के लिए होता है, ताकि आप कैसे एक अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन कर सके। टेस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने 100 क्वेश्चन करे और 100 के 100 क्वेश्चन मैंने सही कर दिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपने 100 क्वेश्चन में कैसे टाइम बिठाया, मैथ के क्वेश्चन में अधिक समय देना, रीजनिंग क्वेश्चन में कम समय देना, ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, मैकेनिक्स क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, ये सारी चीजें पता चल जाती है टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये सारा सीखना है आपको टेस्ट सीरीज से, ठीक है। तो ये सीखो आप, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अभी कल भी आऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। सर कंप्यूटर की क्लास इसी लिंक पे होगी? अभी अभी सर बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर बता देंगे, ठीक है आपको, कि अब मैं गर्मी से ओके बाहर सर। जाऊंगा ना, तो बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली हाँ।